हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवकार डिजिटल इंस्टीट्यूट। आई एम सी वत्सल शाह। फ्रेंड्स, हमारा लास्ट लेक्चर में टॉपिक चल रहा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सॉरी इंड एएस 19 एंड द नेम ऑफ इंड एएस 19 इज एम्प्लॉय बेनिफिट्स। मैंने आपको पहले जितना भी लास्ट लेक्चर में करवाया था वो सब कुछ एक बार आपको रिवाइज करवा दूं और उसके बाद आज नया टॉपिक स्टार्ट करें। सबसे पहले हमने ये देखा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय कौन कौन हो सकता है? इट मे बी अ पार्ट टाइम, फुल टाइम, स्किल्ड, अनस्किल्ड, इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द होल टाइम डायरेक्टर। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है वो तो हमारा एम्प्लॉय नहीं है, वो किसका होगा? तो मैन पावर एजेंसी का होने वाला है। क्लियर? सेकंड चीज बोल दूं, यहां पे स्पेसिफिकली आपको एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप चाहिए, कोई रिटर्न में नहीं चाहिए, पर यह सब्सटेंस चेक करो तो आपको यहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप मिलना चाहिए। सिंपल यहां पे मैंने आपको दो चीज और डिस्कस किया था, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। हम इंड एएस 19 में जस्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस देने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस मतलब व्हाट? आपको कोई स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड करने का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, लाइक प्रोफेशनल सर्विसेज, तो वहां पे आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप फुलफिल होने वाला नहीं है। उसके बाद हमने देखा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन एम्प्लॉय बेनिफिट। एम्प्लॉय बेनिफिट क्या था? एम्प्लॉय को दो या उसके रिलेटिव को दो, आइदर इन द कैश दो या काइंड दो, ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट दो, क्या आफ्टर एम्प्लॉयमेंट दो। ईसॉप हम यहां पे कवर करने वाले नहीं है। रीजन, उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिकली इंड एएस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट था, एंड अगर शेयर बेस्ड पेमेंट है तो ईसॉप का अकाउंटिंग जो भी है वो आपको 102 में करना है, वहां पे इंड एएस 19 आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बोल दो, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स। वन इज द शॉर्ट टर्म, सेकंड इज द लॉन्ग टर्म, थर्ड इज नथिंग बट टर्मिनेशन, एंड फोर्थ इज नथिंग बट द पोस्ट एम्प्लॉयमेंट। शॉर्ट टर्म मतलब व्हाट? बैलेंस शीट डेट से विद इन 12 मंथ जो भी पेमेंट करने वाले हो उसको मैं बोल दूंगा शॉर्ट टर्म। आफ्टर 12 मंथ जो भी पेमेंट करने वाले हो उसको मैं बोलूंगा लॉन्ग टर्म। एग्जिट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो भी पेमेंट करने वाले हो उसको हम बोल देंगे दैट इज नथिंग बट टर्मिनेशन। एंड आफ्टर रिटायरमेंट जो भी आप पेमेंट करोगे उसको मैं क्या बोल दूंगा? तो क्या पोस्ट एम्प्लॉयमेंट। शॉर्ट टर्म का बेस्ट एग्जांपल इज सैलरी, लॉन्ग टर्म का बेस्ट एग्जांपल इज नथिंग बट रिटेंशन बोनस, टर्मिनेशन का बेस्ट एग्जांपल इज नथिंग बट वीआरएस, एंड द पोस्ट एम्प्लॉयमेंट का बेस्ट एग्जांपल इज नथिंग बट पेंशन। उसमें से हमने अकाउंटिंग जस्ट स्टार्ट किया था शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स का। फ्रेंड्स, मैं आपको याद करो, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट में हमने सब 3 पार्ट किए थे। एक सैलरीज एंड वेजेस एंड आपका बोनस का अकाउंटिंग, दूसरा शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड एब्सेंसेस का अकाउंटिंग, एंड तीसरा प्रॉफिट शेयरिंग बोनस प्लान का अकाउंटिंग। सैलरीज एंड वेजेस का तो अकाउंटिंग अगर आपको ना सीखो तो भी आपको आता था, लाइक अगर पेमेंट कर दिया तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट करने का, पेमेंट करना बाकी है तो टू पेएबल क्रेडिट करने का, एंड अगर आपने पेमेंट को ज्यादा भी कर दिया तो कहना सब प्रीपेड एक्सपेंस करके लिख दोगे। हमारा वहां पे पर्पस एक ही था, अब जिस साल में आपका एम्प्लॉई आपको सर्विस दे रहा है उसी साल में उसका एक्सपेंस भी रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट के एक्सपेंस को हम कभी भी डिस्काउंटिंग नहीं करते थे। रीजन, क्योंकि वो उसका पेमेंट आपका विद इन 12 मंथ्स हो जाने वाला है, अगर विद इन 12 मंथ्स हो जाने वाला है तो डिस्काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट का पूरे एक्सपेंस आप नॉर्मली डेबिट कर देते थे पीएनएल में, पर अगर कोई स्पेसिफिक इंड एएस, अगर कोई आपको स्पेसिफिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रहा था तो वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। लाइक मैं आपको एग्जांपल दो, इंड एएस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लिखा है कि अगर कोई भी सेल्फ जनरेटेड एसेट के लिए अगर आप कोई भी एम्प्लॉय को पेमेंट करते हो तो उसका एक्सपेंस आपका पीएनएल में डेबिट नहीं होना चाहिए, उसका एक्सपेंस आपको क्या कर देना है? फिक्स एसेट में कैपिटलाइज कर देना है। तो इन दैट सिचुएशन हम लेबर का एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट नहीं करेंगे, फिक्स एसेट की कॉस्ट में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ये मेरा फर्स्ट टॉपिक वहां पे खत्म था। सेकंड याद करो, शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड एब्सेंसेस। सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो हम लीव एनकेशमेंट का अकाउंटिंग करते थे। अगर आपका एंटिटी बोले कि लीव नॉन अक्यूमुलेटिंग है तो टेंशन है ही नहीं, जितना लीव दिया है वो पूरे यूटिलाइज करो। अगर यूटिलाइज नहीं करोगे तो लैप्स हो जाएगा, उसके सामने आपको कुछ बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। पर अगर आपका एंटिटी बोले कि हम आपको जो लीव दे रहे हैं उसमें से अगर आप लीव यूटिलाइज नहीं करोगे तो वो कहने से आपके लिए क्या होगा? अक्यूमुलेट होगा। अब अक्यूमुलेट में देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, वन इज नथिंग बट वो वेस्टेड हो सकता है, दूसरा वो आपके लिए क्या हो सकता है? नॉन वेस्टेड। वेस्टेड मतलब व्हाट? तो आपके लीव के सामने अगर वो लोग कैश का पेमेंट करते हैं तो आपके लिए वेस्टेड था, पर लीव के सामने अगर आपको लीव का बेनिफिट दे तो आपके लिए कौन सा था? नॉन वेस्टेड था। याद करो, मैं आपको बोल रहा था इफ इट इज अ वेस्टेड
तो आपको 100% खर्चा रिकॉर्ड कर देने का। रीजन, हर एक एम्प्लॉइज को अनयूटिलाइज लीव के सामने कैश मिलने वाला है, और अगर कैश मिलने वाला है तो कोई छोड़ने वाला नहीं है, सब लोग कैश ले ही लेंगे। तो इन दैट सिचुएशन आपको 100% एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देने का। बट अगर वो आपको लीव के सामने लीव दे रहे हैं तो कहना है आपको एम्प्लॉय का पास्ट एक्सपीरियंस चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअली ये एम्प्लॉय लीव यूटिलाइज करेगा कि नहीं करेगा, एंड वो पास्ट एक्सपीरियंस को चेक करके आपको प्रोपोर्शनेट खर्चा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट मैंने उसमें सिखाया था दैट इज नथिंग बट प्रॉफिट शेयरिंग बोनस प्लान। आप आपके एम्प्लॉइज को बोल रहे हो कि जो लोग यहाँ पे 5 साल तक काम करेंगे उसको मैं मेरे प्रॉफिट का समथिंग परसेंटेज मैं आपको शेयर कर दूंगा। क्लियर। तो जब आपका कुछ ऑब्लिगेशन बन रहा है, आपको एक्सपेक्टेड कॉस्ट के हिसाब से वहां पे आपको प्रॉफिट शेयरिंग बोनस प्लान का भी खर्चा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्लियर। हमने लास्ट लेक्चर में बस इतना ही किया था, एक एम्प्लॉय की डेफिनेशन, एम्प्लॉय बेनिफिट का डेफिनेशन। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स। उसमें से पहला शॉर्ट टर्म चालू किया था, एंड शॉर्ट टर्म में 3 चीज था। एक था सैलरी वेजेस एंड बोनस का काउंटिंग, दूसरा था दैट इज नथिंग बट शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड एब्सेंसेस का काउंटिंग, एंड तीसरा था दैट इज नथिंग बट आपका प्रॉफिट शेयरिंग बोनस प्लान का काउंटिंग। क्लियर। उसके जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस है वो पहले हम हमारी बुक में से सॉल्व कर दे। फ्रेंड्स, आपके साथ नौकर का मटेरियल होना चाहिए। क्लियर। इंडिया 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स नौकर का मटेरियल में ओपन कर रहा हूं एंड चेक करो कौन सा क्वेश्चन हम अभी कर सकते हैं। चलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आप 9 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 में पहले आपको करवो शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड एब्सेंसेस का अकाउंटिंग है। क्लियर। वो हम करते हैं। मैं पढ़ रहा हूं पहले क्वेश्चन। सुंदरम प्राइवेट लिमिटेड हैज अ हेड काउंट ऑफ 100 एम्प्लॉइज इन 2010-11. As per the employee policy, the employees are entitled to 30 casual leave, out of which 10 casual leave may be carried forward for the next year, and 10 sick leave, out of which 2 sick leaves may be carried forward as a paid leave. As on 31st March 2011, the average unused entitlement is 5 days per employee for casual leave and 1 day per employee for sick leave. On an average, it is found that number of employees of such employees who would be claiming casual leaves would be 30 and 10 employees who would claim sick leaves. Compute the liability to be recognized in respect of sick leave and casual leave by which entity at the end of the financial year in the 2010-11. फ्रेंड्स, एकदम ध्यान से करने का। मैं सबसे पहले आपको जो पूछूं उसका आंसर देते रहना। हम कौन सा क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं, तो हम जो कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। क्लियर। सबसे पहले मैं जो पूछूं उसका आराम से आंसर देते रहो तो हो जाएगा। मुझे इतना बताओ, हमारे वहां पे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने थे? तो कहने से फ्रेंड्स हमारे वहां पे टोटल नंबर ऑफ 100 एम्प्लॉइज है। अच्छा, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं ध्यान से सुनना। एक तो यहां पे मैं लिखूंगा कौन सा टाइप ऑफ लीव है, मतलब कैजुअल है कि सिक लीव है, कितने दिन का लीव आप देते हो, नंबर ऑफ डेज। अच्छा, कितना उसमें से कैरी फॉरवर्ड आप कर सकते हो, एवरेज अनयूटिलाइज्ड आपका कितना बाकी है, एंड आपको यह भी दिया है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो आपका फ्यूचर में क्लेम करेंगे। क्लियर। क्वेश्चन देखो उससे पहले उसका कंसेप्ट क्लियर करो। एक तो आप एम्प्लॉइज को लीव दे रहे हो, मतलब ये पता चल रहा है कि शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड एब्सेंसेस का टॉपिक है। उसके बाद आपको ये पता चलना चाहिए अगर आपका एम्प्लॉई लीव को यूटिलाइज नहीं करेगा तो उसके सामने आप कैश का पेमेंट करोगे कि उसके सामने आप उसको नेक्स्ट ईयर एक्स्ट्रा लीव दे रहे हो, तो नेक्स्ट ईयर में उसको एक्स्ट्रा लीव दे रहे हो। तो कहने से फ्रेंड्स आपका कौन सा हुआ, वेस्टेड हुआ कि नॉन वेस्टेड हुआ? तो कहने से नॉन वेस्टेड हुआ, मतलब लीव के सामने मैं कैश नहीं दे रहा हूं, लीव के सामने लीव दे रहा हूं, तो वो मेरे लिए कौन सा हुआ, नॉन वेस्टेड। इफ इट इज अ नॉन वेस्टेड तो कहने से हम 100% एक्सपेंस कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते थे। हम जो रिकॉर्ड करते थे वो कहने से ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस चेक करते थे। अब अंदर जो जो डेटा दिया उसको शांति से बोलते रहना। 30 कैजुअल लीव देते हो, उसमें से 10 लीव्स को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। क्लियर। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं मेरा टाइप ऑफ लीव कौन सा है, तो मेरा टाइप ऑफ लीव है कैजुअल लीव, एंड वो कैजुअल लीव में देता कितना हूं, तो क्या 30, पर उसमें से आप कैरी फॉरवर्ड कितना कर सकते हो, 10। मतलब कहने से बाकी के 20 दिन आपको यूटिलाइज कर ही देना पड़े। और अगर मान लो आप बाकी के जो 20 दिन बचे उसमें से जस्ट मैंने 15 दिन यूटिलाइज किए तो बाकी के जो भी 5 दिन होगा वो लैप्स हो जाएगा। क्लियर। मेरा सिंपल मैं 10 ही आपको नेक्स्ट ईयर के लिए दूंगा, एंड 10 डेज का सिक लीव दे रहा हूं, उसमें से 2 मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं। तो कहने से अगर सिक लीव चेक करें तो मैं 10 दिन का दे रहा हूं,
एंड उसमें से मैं कैरी फॉरवर्ड कितना कर सकता हूं, तो क्या 2 दिन का कर सकता हूं। क्लियर, आगे बढ़े। ऑन 31st March 11 एवरेज अनयूज्ड एंटाइटलमेंट इज 5 days पर एम्प्लॉइज फॉर कैजुअल लीव एंड 1 day पर एम्प्लॉय फॉर सिक लीव। मतलब मैं 10 कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं, पर उसमें से अनयूटिलाइज कितना बाकी है, 5 ही बाकी है। और यहां पे 2 दे सकता हूं, पर अनयूटिलाइज बाकी कितना है, 1 बाकी है। ऑन एन एवरेज 100 एम्प्लॉइज की बात चल रही है, पर मुझे लग रहा है पूरे 100 एम्प्लॉय सीट्स को यूटिलाइज नहीं करेंगे। मेरा पास्ट एक्सपीरियंस बोल रहा है कि यस, कैजुअल लीव जस्ट 30 एम्प्लॉइज यूटिलाइज करेंगे एंड सीक लीव जस्ट 10 लोग करेंगे। क्लियर, तो कैजुअल में यहां पे भी लिख रहा हूं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितना क्लेम करेंगे, 10, और यहां पे कितना होगा, 10। क्लियर, अच्छा, तो सिंपल 5 into 30 एंड 1 into 10, टोटल आपको ये 150 डेज का खर्चा रिकॉर्ड करना पड़े। एंड यहां पे आपको कितने दिन का खर्चा रिकॉर्ड करना पड़े, 10 दिन का खर्चा रिकॉर्ड करना पड़े। क्वेश्चन में मुझे कॉस्ट पर डे पर एम्प्लॉय का डेटा दिया नहीं है। अगर कॉस्ट पर डे पर एम्प्लॉय का डेटा दे तो वो आपको कंसीडर करके आंसर जो लिखोगे वो नंबर ऑफ डेज में नहीं लिखोगे, आप जो आंसर लिखोगे वो अमाउंट इन रुपीस में लिखोगे। क्लियर, तो सिंपल अगर मैं इसका आंसर पढ़ूं फ्रेंड्स, द एंटिटी विल रिकॉग्नाइज लायबिलिटी इन द बुक्स इक्वल टू 150 days ऑफ द पेड कैजुअल लीव्स एंड द 10 days ऑफ सिक लीव। क्लियर, इसको मैं हाईलाइट कर दूं तो आपको पता चले कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 फाइनली खत्म है। डन, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 भी अभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम पढ़ते हैं। Lakshmi Mill is a profit-making entity and has reported rupees 200 crore in the financial year 2011-12. According to its profit-sharing plan, it distributes and pay 5% as its portion of profit to its employee if they complete 1 year with the organization. Under this plan, an entity is under an obligation to pay if the employees complete a specified period with the organization. Lakshmi Mill has estimated that due to staff turnover in the organization, the estimated payout would be around 4.5%. Compute the liability and expense of the under this plan. फ्रेंड्स समझो, क्वेश्चन में एकदम ध्यान से देखना। पहले तो आपको क्वेश्चन में ये पता चलना चाहिए, आपका कहने से 200 करोड़ का प्रॉफिट है, 200 करोड़ का आपका प्रॉफिट है। 200 करोड़ के प्रॉफिट के बाद आपने आपके एम्प्लॉइज को बोला है कि आप कितना का दोगे, सॉरी जस्ट अ मिनट, हाँ, आपका 200 करोड़ का प्रॉफिट था। 200 करोड़ के प्रॉफिट के सामने आपने उसको बोला था कि आप कितने परसेंट दोगे, 5% दोगे। पर प्रॉब्लम ये हुआ कि कहीं से आपका वहां पे एम्प्लॉय टर्नओवर का रेशियो थोड़ा ज्यादा है। अगर आपके वहां पे एम्प्लॉय टर्नओवर का रेशियो थोड़ा ज्यादा है तो कहने से आपको अब लग रहा है कि बॉस आपको 5% नहीं देना पड़ेगा, आपको जस्ट कितना देना पड़ेगा, तो क्या 4.5%। मुझे इतना बताओ, आज की तारीख में आपका एक्सपेक्टेड ऑब्लिगेशन प्रॉफिट का 5% लग रहा है, क्या प्रॉफिट का 4.5% लग रहा है? प्रॉफिट का 4.5%, तो आपकी बुक में जो भी आप प्रोविजन बनाओगे वो कितने का बनाओगे, 4.5% के हिसाब से बनाना है। प्रॉफिट शेयरिंग बोनस प्लस में ज्यादा कुछ होता नहीं है। तो मैं आंसर पढ़ रहा हूं, कंपनी शेल रिकॉग्नाइज ए लायबिलिटी and an expense of an amount of rupees 9 crore for the financial year 2011-12, that is 4.5% of the 200 crore। क्लियर, बस ये सिंपल था, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अब फ्रेंड्स मैं डिफिकल्ट टॉपिक स्टार्ट करूं उसके पहले मैंने ऑलरेडी सीक्वेंस बोल के रखा था। हम सबसे पहले करेंगे शॉर्ट टर्म, जो हमारा यस्टरडे लास्ट वाले लेक्चर में खत्म हो गया था। उसके बाद मैंने बोला था कि मैं आपको करवा दूंगा टर्मिनेशन, जो बहुत ईजी होता है। उसके बाद हम करेंगे पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एंड लॉन्ग टर्म। क्लियर, तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज नथिंग बट सेकंड वाला, जो कौन सा था, टर्मिनेशन बेनिफिट। जो लोग लेक्चर ये फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अगेन उसको याद करवा दूं, ये ब्लैक पेन वाली चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड, टर्मिनेशन बेनिफिट मतलब व्हाट, मैं मेरे एम्प्लॉइज को उसकी एक्चुअल रिटायरमेंट डेट से, जो हमारा कमिटमेंट हुआ था एक्चुअल रिटायरमेंट डेट से थोड़ा अर्ली उसको लीव करने के लिए बोल सकता हूं। लाइक बेस्ट एग्जांपल, जब बैंकिंग सेक्टर में पूरा कंप्यूटराइजेशन आया था तो बहुत सारे लोगों को बोला था कि आप लोग एक काम करो, आप वो लोग वॉल्यूंटरी रिटायर हो जाओ। तो ऑब्वियसली अगर वो लोग वॉल्यूंटरी रिटायर क्यों हो, उसको कुछ तो मोटिवेशन मिलना चाहिए ना। हाँ, बैंक वालों ने बोला हम आपको ट्रेनिंग भी दोगे तो भी आपकी एज इतनी अच्छी हो गई है, 50 साल 60 साल से ऊपर हो गए, आप कंप्यूटर नहीं सीख पाओगे, आप वॉल्यूंटरी रिटायर हो जाओ। एंड कहने से वॉल्यूंटरी रिटायर करने के लिए उसको आज की तारीख में कुछ तो बेनिफिट देना पड़े। एंड उसके लिए हमने बोला, इट इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल, कि मैं आपको एक वीआरएस का पेमेंट दूंगा, दैट इज वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट स्कीम मैंने लॉन्च किया।
इंडेस 19 सिंपल बोल रहा है कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम है, तो कहने से मोस्टली उसका पेमेंट जो होगा ना, वो कहने से इमीडिएट पेमेंट होगा। आज छोड़ दो, मैं आपको इतने रुपए आज दे दूंगा, क्लियर। एंड इफ इट इज इमीडिएट पेमेंट देन चार्ज टू पीएनएल। पर मैं उसको बोल रहा हूं कि लाइक मान लो ये वीआरएस पेमेंट के लिए आज मैं आपको 15 लाख रुपए दूंगा, 15 लाख रुपए टुडे, एंड बाकी के 15 लाख रुपए मैं आपको 2 साल के बाद दूंगा। तो इंडेस क्या बोल रहा है, ये 15 लाख रुपए का जो पेमेंट करना है इमीडिएटली, वो तो आज का आज आपको चार्ज कर देने का पीएनएल में। पर कहने से जो 15 लाख रुपए आप 2 साल के बाद देने वाले हो, तो दिस 15 लाख इज नथिंग बट फ्यूचर वैल्यू। उसको एक काम करो, उसको डिस्काउंटिंग करके उसको कौन से वैल्यू पर रिकॉर्ड कर दो, प्रेजेंट वैल्यू। नॉर्मली रिटर्मिनेशन स्कीम में आपका जो पेमेंट होता है वो इमीडिएट पेमेंट होता है, पर अगर आपको कुछ 12 महीने के बाद अगर करना है तो सिंपल 12 महीने के बाद जो भी पेमेंट करोगे उसको क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा। सेकंड चीज, ये वीआरएस स्कीम जो भी आपने लॉन्च किया वो कहने से कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए नहीं होगा, पर वो तो कहने से पूरे पूरे एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज के लिए होगा। तो कहने से आपको ये पता नहीं होगा कि कितने लोग ये वीआरएस स्कीम को एक्सेप्ट करेंगे और कितने लोग नहीं करेंगे। तो ऑन द रिपोर्टिंग डेट, मतलब ऑन द बैलेंस शीट डेट, आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड कॉस्ट के हिसाब से इसका खर्चा आपको रिकॉर्ड कर देना पड़ेगा। बाकी टर्मिनेशन बेनिफिट्स में ज्यादा कुछ नहीं है। रिपीट कराओ, टर्मिनेशन बेनिफिट मतलब व्हाट, नॉर्मली एम्प्लॉय का जो रिटायरमेंट डेट है उनसे कुछ आप अर्ली उसको छोड़ने के लिए बोल रहे हो। इन दैट सिचुएशन, लाइक मैंने बेस्ट एग्जांपल दिया, बैंकिंग सेक्टर में जब कंप्यूटराइजेशन आया था तब हमने बहुत सारे लोगों को बोला था आप जॉब छोड़ के चले जाओ, हम आपको कुछ वन स्ट्रोक पेमेंट आज की तारीख में कर देते हैं। और आज की तारीख में पूरे पूरा पेमेंट कर रहे हो तो सिंपल वो आज का ही खर्चा है, आपको पूरे पूरा एक्सपेंस आज का आज डेबिट कर देना पड़े। पर यस, ड्यू टू कोई लिक्विडिटी का प्रॉब्लम ना है तो हमने ऐसा बोला एक काम करो, थोड़ा पेमेंट आज करते हैं, थोड़ा पेमेंट मैं आपको 2 साल के बाद करूंगा। अगर कोई भी पेमेंट आपका अग्रीमेंट के टाइम डिसाइड हुआ था कि उसको 12 महीने के बाद करने वाले हो, दैट इज योर फ्यूचर वैल्यू, एंड इफ इट इज अ फ्यूचर वैल्यू तो कहने से आपको उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा, एंड उसको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से आपको उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सेकंड चीज मैं बोल दूं, टर्मिनेशन बेनिफिट्स का खर्चा नॉर्मली डेबिट हो जाएगा पीएनएल में। सेकंड, एंड जिसका भी आपका कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होगा उतना ही रिकॉर्ड करने का। आप ये कभी भी टर्मिनेशन बेनिफिट्स का जो भी स्कीम होता है वो कोई पर्टिकुलर एक एम्प्लॉयज के लिए लॉन्च नहीं करते हो। अब जो भी ये स्कीम लॉन्च करने वाले हो वो पूरे पूरे ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज के लिए करने वाले हो, तो आपको पता नहीं होगा कितने एम्प्लॉयज उसको एक्सरसाइज करेंगे या नहीं करेंगे। इन दैट सिचुएशन आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड कॉस्ट के हिसाब से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फॉर योर नॉलेज, इसका एक भी क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होना। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, आपको थोड़ी पीएनएल में डेबिट करने वाले क्वेश्चन पूछेंगे, थोड़ा डिटेल्ड कैलकुलेशन वाले होंगे, वैसे ही क्वेश्चन आपको पूछने वाले। तो ऑफिशियली हम जब नोट बना रहे हैं तो मुझे आपको लिखवाना पड़े। तो यस फ्रेंड्स, सेकंड टाइटल लगा देना। फर्स्ट हमने लगाया था शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, एंड अब सेकंड लगा दो टर्मिनेशन बेनिफिट्स। क्लियर? ये टर्मिनेशन बेनिफिट्स वहां पे नीचे लिखना। टर्मिनेशन बेनिफिट्स आर टर्मिनेशन benefits are employee benefit payable as a result of either an entity's decision to terminate an employee's employment before the normal retirement date or an employee's decision to accept
वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट, in exchange of benefits. क्लियर? आज कुछ पेमेंट कर दो तो मैं आराम से चले जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं। क्लियर? दिस इज कॉल्ड द टर्मिनेशन बेनिफिट्स। नेक्स्ट लिखना टर्मिनेशन बेनिफिट is recognized as an expense immediately। क्लियर? पूरा खर्चा आपको रिकॉर्ड कर देना पड़ेगा। इफ टर्मिनेशन बेनिफिट्स fall due after 12 months, then it should be discounted using discounting rate। क्लियर? अगर आपको 12 महीने के बाद पेमेंट करना है तो उसको क्या कर दोगे आप? डिस्काउंटिंग रेट पर, प्रेजेंट वैल्यू पर रिकॉर्ड कर दोगे। द मेजरमेंट ऑफ टर्मिनेशन बेनिफिट्स shall be based on number of employees expected to accept offer। क्लियर? अगर आप वॉलंटरी का चांस दे रहे हो तो आपको ये चेक कर लेने का कितने लोग इसको एक्सरसाइज करेंगे और उसके हिसाब से आपको खर्चा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। डन? ओके फ्रेंड्स, अब इंडेस 19 का मेन टॉपिक स्टार्ट करो। अब सुनना, हमारे दो चीज हो गए, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड आपका टर्मिनेशन बेनिफिट्स। अब थर्ड एंड फोर्थ वो दोनों का अकाउंटिंग सेम है। कौन सा? एक है दैट इज नथिंग बट लॉन्ग टर्म एम्प्लॉई बेनिफिट्स एंड चौथा है दैट इज नथिंग बट पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। क्लियर? ये दोनों का अकाउंटिंग सेम है। अब समझना मैं क्या बोल रहा हूं। इंडेस 19 बोल रहा है कि इसका अकाउंटिंग करने के लिए, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट का अकाउंटिंग करने के लिए हम पूरे टॉपिक को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आपका प्लान हो सकता है डीसीपी एंड दूसरा प्लान आपका हो सकता है डीबीओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डीसीपी एंड डीबीओ? डीसीपी का फुल फॉर्म है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान एंड डीबीओ का फुल फॉर्म है डिफाइंड बेनिफिट्स। एक काम करें, डीबीओ नहीं लिखना, डीबीपी लिख दे, डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स। क्लियर? रिपीट करो, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन एंड डिफाइंड बेनिफिट, वर्ड पर फोकस करना है। एक कंट्रीब्यूशन एंड एक बेनिफिट है। दिस इज, इसको नंबर दे देता हूं ए एंड इसको नंबर देते हैं बी। हम सबसे पहले स्टार्ट करें दैट इज नथिंग बट ए का अकाउंटिंग, दैट इज नथिंग बट डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। फ्रेंड्स, नाम में ही लिखा है कंट्रीब्यूशन। बेस्ट एग्जांपल मुझे पूछो तो पीएफ इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। पीएफ में होता क्या है? एक स्पेसिफिकली अमाउंट फिक्स करके रखा होता है। समझो, ये एम्प्लॉयर है, ये एम्प्लॉई है और ये आपका एक पीएफ का ट्रस्ट है। करना क्या होता है? एम्प्लॉयर पीएफ ट्रस्ट में कंट्रीब्यूट कर देगा स्पेसिफाइड अमाउंट। क्लियर? एक्चुअली जब आपका इनकम टैक्स वाला पीएफ की बात करो तो एम्प्लॉय की सैलरी में से भी थोड़ा डिडक्ट होकर वहां पे पेमेंट होता है एंड एम्प्लॉयर एडिशनल कंट्रीब्यूशन भी करता है।
मैं यहां पे एम्प्लॉयर के लिए अकाउंटिंग कर रहा हूं, मतलब जो खर्चा रिकॉर्ड कर रहा हूं उसका अकाउंटिंग कर रहा हूं, तो कहने से मैंने यहां पे एक स्पेसिफिकली कंट्रीब्यूशन कर दिया पीएफ ट्रस्ट को। क्लियर? जब एम्प्लॉई रिटायर होगा तो उसको कहने से मान लो कुछ ग्रेजुएटी है, कुछ पीएफ है, उसका पेमेंट एम्प्लॉयर नहीं करेगा, उसका पेमेंट कौन करेगा? तो पीएफ ट्रस्ट करेगा। मुझे बोलने दो, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान का अकाउंटिंग जो है ना, वो एग्जैक्ट आपका शॉर्ट टर्म एम्प्लॉई बेनिफिट की तरह होता है। सर कैसे समझाओ? अगर मुझे पीएफ ट्रस्ट में कंट्रीब्यूशन करना है तो मैं एंट्री क्या करूंगा? पीएफ एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट कर दूंगा टू बैंक अकाउंट। क्लियर? अगर मुझे 12 रुपए का कंट्रीब्यूशन करना था तो मैंने 12 रुपए का खर्चा रिकॉर्ड कर दिया। पर अगर मान लो मुझे 12 रुपए का कंट्रीब्यूशन करना है ना, अभी मुझे 12 का पेमेंट करना बाकी है, जस्ट मैं मेरी बुक में एक लायबिलिटी रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो टू बैंक अकाउंट नहीं करूंगा, तू क्या कर दूंगा? टू पेएबल कर दूंगा। अच्छा, कंट्रीब्यूशन करना था 12 पर मैंने कर दिया 14, तो कहना से मैंने पेमेंट थोड़ा ज्यादा करके रखा है, एंड अगर पेमेंट मैंने ज्यादा करके रखा है तो उसको मैं क्या बोल दूंगा? प्रीपेड एक्सपेंस बोल दूंगा। सिंपल, अकाउंटिंग सिंपल है। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान का एग्जैक्ट अकाउंटिंग होगा आपका किसकी तरह होने वाला है? तो सिंपल, उसका एग्जैक्ट अकाउंटिंग आपका शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट की तरह होने वाला है। अब एक वर्ड बोल रहा हूं, सुन लेना। अंडर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान आपका जो भी एक्चुअली रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट रिस्क होगा ना, वो किसका होगा? तो वो ऑलवेज आपका एम्प्लॉई का होगा, उसमें एम्प्लॉयर का होने वाला नहीं है। सर इसमें कुछ पता नहीं चला। लाइक समझो, एम्प्लॉयर यहां पे टाइम टू टाइम पीएफ ट्रस्ट को कंट्रीब्यूशन करते रहता था। कहना से आपका एम्प्लॉई जब रुपए लेने के लिए जाएगा तो वो कभी भी एम्प्लॉयर के पास जाने वाला नहीं है, वो रुपए किसके पास से रिकवर करेगा? कहना से पीएफ ट्रस्ट के पास से। अगर मेरा एम्प्लॉई जिस मोमेंट पर पीएफ ट्रस्ट में गया एंड पीएफ ट्रस्ट बोले कि हमारे पास मनी इज नॉट अवेलेबल, हमारे पास रुपए नहीं है, मुझे इतना बताओ, रिस्क किसका होगा? एम्प्लॉयर का, पीएफ ट्रस्ट का, क्या एम्प्लॉई का? एम्प्लॉई का। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में कुछ सोचना ही नहीं है। एक बार मैंने जब कंट्रीब्यूशन कर लिया, मेरी स्टोरी खत्म हो गई। मुझे जरा सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे एम्प्लॉय को पीएफ ट्रस्ट में से रुपए मिले कि ना मिले वो उनको देखने का, और उसमें मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं कि एक्चुअली रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट रिस्क कभी भी इसमें एम्प्लॉयर का होने वाला नहीं, वो एम्प्लॉय का होगा। एम्प्लॉय को पीएफ ट्रस्ट के सामने जो लीगल केस करना है करे, वो उन दोनों की मैटर हो गई, उसमें एम्प्लॉयर का कुछ होने वाला नहीं है। सिंपल, वंस यू हैव कंट्रीब्यूटेड, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओवर। आपको जरा सा भी कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और इसीलिए उसका नाम बोल दिया था डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। एक कंट्रीब्यूशन पहले से डिफाइंड होगा, उतना आपको टाइम टू टाइम पेमेंट करते रहने का, तो स्टोरी खत्म हो जाएगी। क्लियर? अभी भी ये डिफाइंड बेनिफिट प्लान तो मैंने स्टार्ट किया ही नहीं है, अभी हम कहां पे? डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में। अच्छा, थोड़ा थियोरेटिकल पॉइंट है वो समझाओ। अंडर इंडियस 19 बोल रहा है कि डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान फ्रेंड्स एक्चुअली टोटल 3 तरीके के हो सकते हैं। एक, वो स्टेट प्लान हो सकता है। दूसरा, एक वो मल्टी एम्प्लॉयर प्लान हो सकता है। एंड तीसरा, दैट इज नथिंग बट वो इंश्योर्ड बेनिफिट प्लान हो सकता है। सर इसमें पता नहीं चला, रिपीट करो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लान हो सकते हैं, स्टेट प्लान, मल्टी एम्प्लॉयर प्लान एंड इंश्योर्ड बेनिफिट प्लान। उसमें से एक एक को पकड़े। सबसे मैंने पहले पूछा ये स्टेट प्लान क्या होता है। अगर कोई लॉ या कोई गवर्नमेंट जो डेजिग्नेटेड जो कोई ट्रस्ट बनाते हैं उसको बोलता है दैट इज समथिंग बट स्टेट प्लान। एंड अगर स्टेट प्लान है, लाइक बेस्ट एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट का पीएफ का जो ट्रस्ट है, याद है आपको ऐसा कुछ इनकम टैक्स में सिखाते थे, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अगर कंट्रीब्यूट करोगे तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अगर आप कंट्रीब्यूशन करोगे तो उसमें कुछ इनकम टैक्स में कुछ अलग प्रोविजन है। मुझे ज्यादा इनकम टैक्स नहीं आता है। क्लियर? स्टेट प्लान मतलब व्हाट? कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी लॉ के अंडर अगर कोई ट्रस्ट बनाया उसको बोलते हैं स्टेट प्लान। नॉर्मली इन इंडिया नॉर्मल पीपल, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट द बड़े बड़े कॉर्पोरेट, पर नॉर्मल पीपल जो पीएफ का जो कंट्रीब्यूशन करते हैं वो कहां पे करते हैं? जो मैंडेटरी जिसका आपको डिडक्शन मिलने वाला है वैसे स्टेट प्लान में करते हैं। दूसरा मैंने बोला दैट इज नथिंग बट मल्टी एम्प्लॉयर प्लान। फ्रेंड्स ये प्योर थियरी है, हाँ इसमें पूछ सकते हैं, बाकी मजा तो है ना, इसके अकाउंटिंग में मजा है। लाइक कहां पे? ये डीबीपी में मैं आपको बोलूं तेरी लास्ट ड्रोन सैलरी का 25% दूंगा इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज। फ्रेंड्स हम 15-20 मिनट के बाद जब इसकी थियरी लिख देंगे तो भी ज्योतिष बनेंगे कि 25 साल के बाद इसकी सैलरी इतना होगा,
उसको 25% देना है, वो यहाँ पे इतने साल काम करेगा, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स देके हम सब कुछ वहां पे एस्टिमेट करने वाला, अभी छोड़ दो। क्लियर? मल्टी एम्प्लॉयर प्लान नाम में लिखा है, एक होगा कि मल्टी होगा, मल्टी एक से ज्यादा, प्लस इंडियस 19 बोल रहा है। मल्टी एम्प्लॉयर प्लान जो आप स्टार्ट करो, उसमें जो एक से ज्यादा एम्प्लॉयर है वो कभी भी अंडर कॉमन कंट्रोल नहीं होना चाहिए। सेकंड चीज, वो अनरिलेटेड पार्टीज वाला होना चाहिए। सर कुछ पता नहीं चला, एग्जांपल दो। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड अदानी, रिलायंस एंड अदानी दोनों ने मिलकर मान लो एक आरए पीएफ ट्रस्ट बनाया, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट स्टोरी बना रहा हूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अदानी। तो कहना है दिस ट्रस्ट इज कॉल्ड मल्टी एम्प्लॉयर पीएफ ट्रस्ट। क्लियर? अब होगा क्या, उन लोगों ने ये रिलायंस, ये जो पीएफ ट्रस्ट होगा ना, वो एक एक्चुअली को अपॉइंट करेगा। जस्ट आपको स्टोरी समझा रहा हूं। एंड रिलायंस बोलेगा कि मेरे 500 एम्प्लॉई है, अदानी बोलेगा मेरे 300 एम्प्लॉई है, एंड हर एक एम्प्लॉई वाइज को एक अमाउंट फिक्स करके रखेंगे। रिलायंस वो पेमेंट यहां पे करेगा, रिलायंस ने यहां पे पेमेंट किया, अदानी भी वो पेमेंट कहां पे करेगा, ट्रस्ट में। एंड सिंपल, ये मनी जो होगे वो किसके पास पड़े होंगे, ट्रस्ट। ये ट्रस्ट मनी अपने पास नहीं रखने वाले, मैं बाद में आपको समझाऊंगा। ये रुपए कहने से आपको कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, मैं आज ही सिखाने वाला हूं। ये इन्वेस्टमेंट को ये लोग इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते हैं, ये लोग इसको बोलते हैं प्लान असेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लान असेट। छोड़ दो इसका लॉजिक है, मैं ट्रस्ट हूं। क्लियर? ये जो स्टूडेंट बैठा है ना वो रिलायंस है, ये जो बैठा है वो आपका अदानी है। रिलायंस मुझे रुपए देगा, अदानी मुझे रुपए देगा। मेरे पास जो रुपया है ना वो कभी भी मैं मेरे पास नहीं रखूंगा। लॉजिक है ना, रुपये अगर कुछ पड़ा है तो उसकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू एक्स्ट्रा जनरेट नहीं करता, फिर रुपए हम क्या कर देंगे, कहीं पे भी इन्वेस्ट कर देंगे। और जो इन्वेस्ट हम हमारी सिंपल लैंग्वेज में उसको बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट, पर इंडेस 19 के हिसाब से उसका टेक्निकल वर्ड है, दिस इज कॉल्ड द प्लान असेट। क्लियर? अच्छा, वो प्लान असेट में जब भी मैंने कुछ इन्वेस्ट किया तो कहने से वो इन्वेस्टमेंट में से मुझे इनकम मिलेगा। अब सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूं। एक बार ये ट्रस्ट में रुपए आ गए, उसके बाद उसके कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं रहता है। सर पता नहीं चला, लाइक समझो, रिलायंस ने एंड ये अदानी ने, रिलायंस ने 1000 रुपए कंट्रीब्यूट किए थे, अदानी ने 500। अच्छा, कंट्रीब्यूशन कौन डिसाइड करेगा? तो उसमें जो एक्चुअली एक अपॉइंटेड होगा वो स्पेसिफिकली अमाउंट बोल देगा, उतना ही आपको कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, आपकी इच्छा होगी उतना नहीं होगा। तो सिंपल बोलो यहाँ पे 1500 रुपए में। अच्छा, कल उठ के अगर ये रिलायंस ने अदानी ने भले 500 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया है ना, पर कहने से एक बार कंट्रीब्यूट कर दो, उसके बाद आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता है। कल उठ के अदानी के कोई एम्प्लॉय का क्लेम अगर 700 आया तो ऊपर के 200 रुपए के लिए लायबल कौन होगा? ऊपर के 200 रुपए के लिए लायबल पीएफ ट्रस्ट होगा। एक बार आपके मनी पीएफ ट्रस्ट में चले गए, उसके बाद कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं रहने वाला है। कोई किसका, कौन से एम्प्लॉयर का कितने रुपए आए थे, कौन से एम्प्लॉई के लिए आए थे, वैसा कोई आइडेंटिटी रहने वाला नहीं है। क्लियर? मैंने आपको जस्ट थियोरेटिकल 2 टॉपिक करवाया। एक था स्टेट प्लान। स्टेट प्लान कौन चलाएगा? कोई लॉ उसका फॉर्मेशन करेगा, कोई गवर्नमेंट उसका फॉर्मेशन करेगा। एंड दूसरा था दैट इज नथिंग बट द मल्टी एम्प्लॉयर प्लान। नाम में लिखा है मल्टी एम्प्लॉयर, एक से ज्यादा एम्प्लॉयर मिलके ऐसा प्लान स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड द मल्टी एम्प्लॉयर प्लान। और ये मल्टी एम्प्लॉयर प्लान में एक सिंपल एक रूल था, अंडर कॉमन कंट्रोल वाले एंड अनरिलेटेड पार्टी वाले ही ऐसा प्लान चालू कर सकता है। लॉजिक है ना, अगर एक ही ग्रुप की 2 कंपनीज मिलके ऐसा प्लान चालू कर देंगे तो कहना इससे वो जो ट्रस्ट है उसमें आपका प्रॉपर फ्रॉड होने के चांसेस है। और यहाँ पे एक एम्प्लॉय के रुपए नहीं गए होंगे, नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज के रुपए वहां पे गए होंगे। एंड अगर वो ट्रस्ट अगर कुछ डिफॉल्ट करे तो कहना इससे बहुत सारे एम्प्लॉयज की लाइफ में प्रॉब्लम हो सकता है। क्लियर? बिकॉज इसीलिए एक से ज्यादा लोगों का कंट्रोल रहे, इसीलिए वहां पे स्पेसिफिकली बोल रहा है अंडर कॉमन कंट्रोल वाले नहीं होना चाहिए एंड अनरिलेटेड पार्टी होना चाहिए। तीसरा, दैट इज नथिंग बट इंश्योर्ड बेनिफिट प्लान। ये भी आपको बुद्धि चलना चाहिए। इंश्योर्ड बेनिफिट माने इंश्योरेंस कंपनी आपको पॉलिसी देगी। समझो मैं क्या बोल रहा हूं। ये एम्प्लॉयर है मेरा, ये मेरा एम्प्लॉई है, एंड यस ये मेरे लिए इंश्योरेंस कंपनी है। एम्प्लॉयर इंश्योरेंस कंपनी को मिलेगा, सब कुछ बोलेगा, एम्प्लॉई की एज बोलेगा, एम्प्लॉई की सैलरी बोलेगा, सब कुछ बोल देगा एंड बोल देगा कि हमको इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को इतना बेनिफिट देना है। तो यस इंश्योरेंस कंपनी अपने वहां पे जो भी एक्चुअरी होगा उसको पूछ के बोलेगी कि बोल चल एक्चुअरी ये एम्प्लॉयर के पास से कितना लेना पड़े। वो बोले एन्युअली
आपको एक्स रुपीस का इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कर देने का। पेमेंट कौन करेगा? एम्प्लॉयर करेगा इंश्योरेंस कंपनी को। सब कुछ मैं तो टाइम टू टाइम पेमेंट करते रहा था, मतलब सिंपल मैंने कंट्रीब्यूट करते गया। 25 ईयर्स के बाद जब मेरा एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है ना, मेरा एम्प्लॉय मुझे पूछ रहा है कि बॉस वो तो आपने बोला था ना कि 25 साल के बाद आप ये रुपए दोगे, तो सिंपल मैं उसको बोलूंगा हमारा ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान था। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन मतलब हमने पेमेंट किसको किया है? तो हमने जो भी पेमेंट किया है वो इंश्योरेंस कंपनीज को किया है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मेरा एम्प्लॉय मेरे पास आने वाला नहीं है, मेरा एम्प्लॉय किसके पास जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी के पास। अगेन रिपीट कर दूं, इंश्योरेंस कंपनी एम्प्लॉय को पेमेंट कर दे तो वेल एंड गुड, पर अगर इंश्योरेंस कंपनी अगर एम्प्लॉय को पेमेंट नहीं करता है, एम्प्लॉयर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। एम्प्लॉय को एंड इंश्योरेंस कंपनी को जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स करना है वो कर सकता है। अभी भी बोल रहा हूं, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में एक्चुअल रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट रिस्क वो कभी भी एम्प्लॉयर का नहीं होगा, वो एम्प्लॉय एंड थर्ड पार्टी मैनेज कर लेंगे। फ्रेंड्स अगेन याद करो तो मैंने आपको बोला था लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट एंड पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, जिसका पेमेंट आपको 12 महीने के बाद करना है। अगेन मैं आपको सेकंड चीज ये बार बोल रहा हूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लान, एक होता है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान एंड एक होता है डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन हमने जस्ट स्टार्ट किया है। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान का एग्जैक्ट अकाउंटिंग किसकी तरह होगा? शॉर्ट टर्म की तरह। अगर उसका आपने पेमेंट कर दिया तो सिंपल टू बैंक अकाउंट, अगर आपने पेमेंट करना बाकी है तो सिंपल पेएबल, एंड अगर आप पेमेंट ज्यादा भी कर रहे हो तो सिंपल क्या कर देने का? आपको प्रीपेड कर देने का। एंड कोई टेंशन नहीं है, एग्जैक्ट उसका अकाउंटिंग आपका किसकी तरह होने वाला है? शॉर्ट टर्म की तरह। क्लियर? उसको डिस्काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसका पेमेंट आप विद इन 12 मंथ्स करने वाले हो। नेक्स्ट चीज बोल दो, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लान, स्टेट प्लान, मल्टी एम्प्लॉयर प्लान एंड द इंश्योर्ड बेनिफिट प्लान। स्टेट प्लान मतलब व्हाट? कोई लॉ के कोई कोर्ट के ऑर्डर की वजह से या कोई गवर्नमेंट अगर ऐसा कुछ पीएफ का ट्रस्ट ब्रस्ट कुछ बनाता है, दैट इज कॉल्ड द स्टेट प्लान। मल्टी एम्प्लॉयर, एक से ज्यादा एम्प्लॉयर मिलकर अगर अपना खुद का कुछ ट्रस्ट चालू करे, पर अगेन मैं बोल रहा हूं अंडर कॉमन कंट्रोल नहीं होना चाहिए, अनरिलेटेड पार्टी होना चाहिए, तो ही आप चालू कर सकते हो, बाकी नहीं कर सकते। एंड इंश्योर्ड बेनिफिट प्लान मतलब व्हाट? इंश्योरेंस कंपनी के पास पॉलिसी ले लो, टाइम टू टाइम प्रीमियम का पेमेंट करते रहो, एंड जब कुछ क्लेम आएगा तो एम्प्लॉय आपके पास नहीं आएगा, एम्प्लॉय वो क्लेम किसके पास सेटल करवाएगा? इंश्योरेंस कंपनी के पास। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में एक्चुअल रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट रिस्क कभी भी एम्प्लॉयर का नहीं होगा, वो ऑलवेज एम्प्लॉय का होगा। अगर एम्प्लॉय अगर वो अमाउंट रिकवर ना कर पाए तो कहना ऐसा वो किसके वो थर्ड पार्टी पर क्लेम कर सकती है, कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स भी कर सकता है, पर हमारे पास कुछ होने वाला नहीं है। डन? सिंपल थर्ड एंड फोर्थ दोनों साथ में लिख रहे हैं तो लिखना फ्रेंड्स। सेकंड हमने लिखा था टर्मिनेशन बेनिफिट, अब मैं लिखवा रहा हूं थर्ड एंड फोर्थ, एंड मैक्सिमम लेक्चर इसमें ही जाएगा, 2-3 लेक्चर। क्लियर? तो यहां पे टाइटल लगाओ लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड फोर्थ वाला था दैट इज नथिंग बट पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। क्लियर? लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स एंड द पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट का हम अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं। चलो पहले नीचे लिखो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स एंड पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स are those employee benefits are those employee benefits which are expected to settle, which are expected to settle after 12 months, after 12 months from the end of करंट ईयर। क्लियर? जिसका सेटलमेंट आज नहीं होने वाला है वो कब होने वाला है? 12 महीने के बाद होने वाला है। डन? नेक्स्ट लिखना, दिस बेनिफिट्स आर
of two types. क्लियर? उसमें फर्स्ट लिखना डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान जिसको हम बोलेंगे डीसीपी, एंड दूसरा लिखना डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स एंड उसको बोलेंगे डीबीपी. क्लियर? डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान एंड डिफाइंड बेनिफिट प्लान. उसमें से अभी हमने कौन सा किया है? जस्ट कंट्रीब्यूशन ही किया है. क्लियर? तो उसमें फर्स्ट टाइटल लगाओ. क्लियर? फर्स्ट टाइटल लगाओ उसमें डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान. एंड ब्रैकेट में उसका शॉर्ट फॉर्म लिख दो, दैट इज समथिंग बट डी सी एंड पी. उसका प्रॉपर थियरी है, उसमें ज्यादा प्रैक्टिकल जैसा कुछ आने वाला नहीं है. एंड डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान की मैं थियरी लिखवा रहा हूं, लिखो. इट इज अ पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान. It is a post-employment benefit plan under which an entity pays fixed contribution into separate entity ब्रैकेट में लिख देना फंड. इट विल हैव नो फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू पे. क्लियर? फ्यूचर में अगर वो थर्ड पार्टी ने पेमेंट नहीं किया तो आपका कुछ उसमें ऑब्लिगेशन होने वाला नहीं है. फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू पे. डन. नेक्स्ट लिखना अंडर दिस टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स contribution of employer during the period contribution of employer during the period should be recorded as an expense should be recorded as an expense in case such contribution is still payable then also expense should be recognized along with liability. क्लियर? आपको अगर 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन करना था, पर अगर आपने 3 रुपए का ही कंट्रीब्यूशन किया है, खर्चा 10 का रिकॉर्ड करने का एंड 7 रुपए का आपको लायबिलिटी भी दिखाना पड़ेगा. क्लियर? इन केस सच कंट्रीब्यूशन is excess paid, then entity should consider as a prepaid expense. क्लियर? अगर आपको 10 का कंट्रीब्यूशन करना था, पर अगर आपने 15 का कंट्रीब्यूशन कर लिया है
तो सिंपल बाकी के 5 रुपए को आप क्या मान लोगे, प्रीपेड एक्सपेंस मान लोगे। क्लियर? दिस एम्प्लॉय बेनिफिट्स this employee benefits should not be discounted। क्लियर? आपको उसको कुछ डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं है, एब्सोल्यूट अमाउंट पर ही पूरा खर्चा रिकॉर्ड कर दोगे। परफेक्ट। अच्छा, अब लिखना टाइप्स ऑफ लिखो टाइप्स ऑफ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। अगेन बोल रहा हूं, थोड़ा थियरी है, उसके बाद प्रैक्टिकल आएगा, टेंशन मत करो। टाइप ऑफ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। क्लियर? एंड उसमें फर्स्ट लिखना स्टेट प्लान्स। क्लियर? स्टेट प्लान्स में फ्रेंड्स लिखो स्टेट प्लान are established by legislation to cover specific industry। क्लियर? आपको जो पीएफ में कंट्रीब्यूशन करना है, जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इज नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल। आपका वो एम्प्लॉय का कुछ कंडीशन फुलफिल हो जाए तो ही आपको कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, बाकी कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? इट इज ऑपरेटेड बाय नेशनल और local government। clear? as per example, provident fund administrated by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लिख सकते हो। ये स्टेट प्लान हो गया सिंपल। कोई भी अगर गवर्नमेंट अगर जिसको मैनेज करे उसको मैं क्या बोल दूंगा, स्टेट प्लान। नेक्स्ट लिखना दैट इज नथिंग बट मल्टी एम्प्लॉयर प्लान। सेकंड, मल्टी एम्प्लॉयर प्लान्स, एंड वहां पे लिखो मल्टी एम्प्लॉयर प्लान्स आर pull the asset, पुल मतलब टू कंबाइन, कंबाइन करना, पुल द असेट contributed by various entities that are not under common control, and second, use those assets to provide benefits to employees of more than one entity on the basis that
कंट्रीब्यूशन एंड बेनिफिट्स लेवल, जस्ट अ मिनट, contribution and benefits level are determined without regard to identity of entity, just a minute, regard to identity of entity that employs the employees concerned. क्लियर? मतलब मैंने अभी भी बोला था वो अदानी एंड रिलायंस का एग्जांपल देके किसने कितना कंट्रीब्यूट किया है वो आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। फंड के पास जब भी क्लेम आए तो इरेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज किसका था वो कुछ चेक करे बिना आपको वो क्लेम पास करना पड़ेगा। एंड तीसरा दैट इज नथिंग बट, कौन सा था बोलो फ्रेंड्स? स्टेट प्लान होगा, मल्टी एम्प्लॉयर प्लान होगा। तीसरा कौन सा होगा? इंश्योर्ड बेनिफिट प्लान। क्लियर? तो यहां पे लिख रहा हूं इंश्योर्ड बेनिफिट प्लान, एंड उसमें लिखना चालू करो वेर एन एम्प्लॉयर takes insurance policy, where an employer takes insurance policy from an insurance company for meeting its obligation अंडर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान। फ्रेंड्स जहां जहां पे मैं पोस्ट लिख रहा हूं वहां पे आपको लॉन्ग टर्म समझ लेने का। अंडर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान एंड एम्प्लॉयर हैज नो एप्लीकेशन employer has no obligation to pay benefits to the employee and the insurer has sole responsibility for paying benefits is known as insured benefit plan, is known as insured benefit plan। क्लियर? चलो मैं आगे का नया टॉपिक स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको अभी तक मैंने आपको जो भी करवाया उसको एक बार रिवाइज करवा दूं। फ्रेंड्स इंडेक्स 19 नाम था एम्प्लॉय बेनिफिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉय? पार्ट टाइम, फुल टाइम, स्केल्ड, अनस्केल्ड, इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द होल टाइम डायरेक्टर। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है वो हमारा एम्प्लॉय नहीं है, वो किसका होगा? तो मैन पावर एजेंसी का होगा। एम्प्लॉय बेनिफिट, अच्छा वहां पे सिंपल बोल दो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए, कुछ रिटर्न में नहीं चाहिए, सब्सटेंस रियलिटी चेक करो तो आपको एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप लगना चाहिए। सेकंड चीज मैं आपको यहाँ पे ये भी बोल दूं कि यस हम जब यहाँ पे बोल रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन एम्प्लॉय बेनिफिट, तो सिंपल क्या था? एम्प्लॉय को दो या उसके रिलेटिव को दो, आइदर इन द कैश दो या काइंड दो, ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट दो, क्या आफ्टर एम्प्लॉयमेंट दो। ईसॉप हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, रीजन उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिकली इंडेक्स 102 था शेयर बेस्ड पेमेंट, तो उसका काउंटिंग आपको 102 में करना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज मैं आपको याद करो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द शॉर्ट टर्म जिसका पेमेंट विद इन 12 मंथ्स करना है, लॉन्ग टर्म मतलब जिसका पेमेंट आफ्टर 12 मंथ्स करना है, टर्मिनेशन मतलब जिसका पेमेंट एग्जिट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट करना है, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट मतलब जिसका पेमेंट आपको आफ्टर रिटायरमेंट करना है। शॉर्ट टर्म का बेस एग्जांपल हो जाएगा सैलरी, लॉन्ग टर्म का बेस एग्जांपल हो जाएगा दैट इज नथिंग बट रिटेंशन बोनस, टर्मिनेशन का बेस एग्जांपल हो जाएगा
वीआरएस एंड द पोस्ट एम्प्लॉयमेंट का बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा पेंशन। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट का अकाउंटिंग स्टार्ट किया था फ्रेंड्स, आपको याद करो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट को हमने मेन 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, सैलरी वेजेस एंड बोनस, सेकंड था दैट इज नथिंग बट आपका शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड एब्सेंसेस, एंड तीसरा था प्रॉफिट शेयरिंग बोनस प्लान। सैलरीज एंड वेजेस के लिए मैं आपको अगर याद करूं, सैलरीज एंड वेजेस का अगर पेमेंट कर दिया है तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं, पेमेंट करना बाकी है तो सिंपल हम पेएबल अकाउंट क्रेडिट करते थे, बट अगर हमने पेमेंट ज्यादा कुछ कर दिया है तो हम उसको क्या बोलते थे, प्रीपेड बोलते थे। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट का एक्सपेंस नॉर्मली विद इन 12 मंथ्स में पेमेंट हो ही जाने वाला है, तो उसको कभी भी आपको डिस्काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। सेकंड चीज बोल दो, पूरा खर्चा डेबिट कहां पे कर दोगे, पीएनएल में, पर अगर कोई स्पेसिफिक इंडेस कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रहे तो वो फॉलो करना पड़ेगा। सर एक एग्जांपल, इंडेस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लिखा था सेल्फ जनरेटेड असेट के लिए अगर कोई भी एम्प्लॉय को यूज कर रहे हो तो उसका एक्सपेंस आपको पीएनएल में डेबिट नहीं करने का, वो लेबर का जो भी पेमेंट है वो आपको फिक्स असेट में कैपिटलाइज करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड एब्सेंसेस, सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो हमारे लिए कौन सा होगा, लीव एंगेजमेंट। दो पॉसिबिलिटी, आपका एंटिटी बोले लीव नॉन अक्यूमुलेटिंग है, मतलब 10 दिन दिया, यूटिलाइज करना है तो करो, नहीं करोगे तो लैप्स हो जाएगा, आपको सामने कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, दैट इज कॉल्ड द नॉन अक्यूमुलेटिंग। पर अच्छा नॉन अक्यूमुलेटिंग है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फर्दर अकाउंटिंग की कोई रिक्वायरमेंट आने वाला नहीं है। बट इफ इट इज एन अक्यूमुलेटिंग तो सिंपल 10 दिन की लीव है, 7 डेज अगर यूटिलाइज करोगे तो बाकी का जो भी 3 दिन आपके लिए अनयूटिलाइज है उसके लिए भी 2 पॉसिबिलिटी, वो वेस्टेड भी हो सकता है और नॉन वेस्टेड भी हो सकता है। वेस्टेड मतलब व्हाट, तो कि लीव के सामने कैश मिले, नॉन वेस्टेड मतलब व्हाट, तो कि लीव के सामने लीव मिले। इफ इट इज अ वेस्टेड तो फ्रेंड्स आप 100% एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दोगे, रीजन क्योंकि आपको सामने से कैश मिलने वाला है, एंड अगर रेशनल चेक करो तो अगर कोई कैश देने वाला है तो कोई ना नहीं बोलने वाला है, सब लोग कैश दे ही लेंगे। पर अगर वो आपका नॉन वेस्टेड है तो कहने से आपको पास एक्सपीरियंस चेक करना पड़ेगा कि कितना आपका एम्प्लॉय फ्यूचर में लीव यूटिलाइज करेगा, एंड वो एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको आपकी बुक में एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। प्रॉफिट शेयरिंग बोनस प्लान, आप आपके एम्प्लॉइज को बोल दो अगर कोई पर्टिकुलर ईयर्स अगर मेरे साथ खत्म करोगे तो मैं मेरा प्रॉफिट आपके साथ शेयर करूंगा। वो आपका एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होने वाला है, वो आपका एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होने वाला है, आपको आपके एक्सपेक्टेड कॉस्ट के हिसाब से उसका प्रोविजन आज से बनाने का स्टार्ट कर देने का। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था टर्मिनेशन बेनिफिट्स। टर्मिनेशन बेनिफिट्स मतलब व्हाट, आप आपके कोई एम्प्लॉइज को उसके रिटायरमेंट एज से पहले कुछ बोल रहे हो या एम्प्लॉय वॉलंटरी रिटायर हो रहा है। बेस्ट एग्जांपल, जब बैंकिंग सेक्टर में जब कंप्यूटराइजेशन आया था तो बहुत सारे लोगों ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था, और इसीलिए बैंकिंग सेक्टर में वीआरएस लॉन्च किया था, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में अगर कहने से अगर आपका एम्प्लॉय आज का छोड़ के जा रहा है तो उसको कुछ आपको इमीडिएट बेनिफिट देना पड़ेगा, वो इमीडिएट जो भी बेनिफिट आप दे रहे हो उसका एक्सपेंस पूरा आज का आज आपको पीएनएल में डेबिट कर देना पड़ेगा। पर मैं उसको बोल रहा हूं 50% आज, 50% मैं आपको 2 साल के बाद दूंगा। इन दैट सिचुएशन जो आप इमीडिएट पेमेंट करोगे वो तो पीएनएल में डेबिट कर ही दोगे, पर जो अब 2 साल के बाद पेमेंट करने वाला उसको आज पूरा एब्सोल्यूट अमाउंट से रिकॉर्ड नहीं करने का, उसको डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट वैल्यू पर लाना पड़ेगा। क्लियर? लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट के मतलब व्हाट, जिसका पेमेंट आपको 12 महीने के बाद करना है। फ्रेंड्स आप बात करो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट एंड पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट हम दोनों साथ में कर रहे थे। सेकंड चीज मैं आपको ये बोल दूं, इसके टोटली 2 प्लान हो सकते हैं, एक होता है डीसीपी एंड एक होता है डीबीपी। डीसीपी हमने कर लिया, डीसीपी का फुल फॉर्म द डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, नाम में क्लियर कट लिखा है कंट्रीब्यूशन करते रहो, स्टोरी खत्म हो जाएगी। सिंपल बोल दो, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान का एग्जैक्ट अकाउंटिंग आपका शॉर्ट टर्म की तरह होने वाला है। अगर आपने पेमेंट कर दिया तो कहने से आपने टू बैंक अकाउंट, अगर आपका पेमेंट करना बाकी है तो क्या कर दोगे, पेएबल, एंड अगर कहने से आपने पेमेंट को ज्यादा भी करके रखा है तो कहने से आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीपेड डालना पड़ेगा। वो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान का जो भी खर्चा है उसको कभी भी आपको डिस्काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, रीजन क्योंकि आपको इमीडिएट उसका पेमेंट करना पड़ेगा। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर का नहीं रहने वाला है, जस्ट वो कंट्रीब्यूट कर दे, उसके बाद बाय बाय, वो एम्प्लॉय को चेक करना पड़ेगा, बाकी उसमें उसका कोई टेंशन रहने वाला नहीं है। क्लियर? उसके बाद हमने स्टार्ट करने वाला है, अच्छा उसमें याद करो तो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लान। एक होता है स्टेट प्लान, दूसरा होता है मल्टी एम्प्लॉयर प्लान, तीसरा होता है इंश्योर्ड बेनिफिट प्लान। स्टेट प्लान कौन चलाएगा, कोई लेजिस्लेशन कवर करेगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी लोकल अथॉरिटी ऐसा प्लान चला सकती है। मल्टी एम्प्लॉयर प्लान, एक से ज्यादा एम्प्लॉयर मिलकर ही ऐसा प्लान स्टार्ट कर सकते हैं, पर वहां पे स्पेसिफिकली लिखा है जो भी 2 एम्प्लॉयर अंडर कॉमन कंट्रोल है उन लोगों को ऐसा प्लान नहीं कर सकते, वो स्पेसिफिकली अनरिलेटेड पार्टीज होना चाहिए। एक बार वो ट्रस्ट में कंट्रीब्यूट कर देंगे, उसके बाद कौन से एम्प्लॉयर ने कौन से एम्प्लॉय के लिए कितना कंट्रीब्यूट किया उसकी कोई सेपरेट आइडेंटिटी रहने वाला नहीं है, एंड वो जो ट्रस्ट होगा उस रुपए को कहीं पे भी इन्वेस्ट करेगा, एंड वो इन्वेस्टमेंट को मैं क्या बोल दूंगा, प्लान असेट बोलूंगा। वो टॉपिक अभी हमारा बाकी है, प्लान असेट बाद में आने वाला है।
क्लियर। एंड इंश्योर बेनिफिट प्लान मतलब इंश्योरेंस कंपनी के पास से पॉलिसी ले लो, स्टोरी खत्म करो, डन। अब मैं स्टार्ट करो सेकंड, आपको लिखना नहीं है, मस्त कैलकुलेशन सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। सेकंड स्टार्ट कर रहे, दैट इज समथिंग बट डिफाइंड बेनिफिट प्लान। क्लियर फ्रेंड, समझ लो डिफाइंड बेनिफिट प्लान मतलब व्हाट। एक बेनिफिट जो आप एम्प्लॉय को देने वाले हो वो पहले से फिक्स है। लाइक मैं बोलूं, मैं मेरे एम्प्लॉयज को बोल रहा हूं कि देख मैं तुझे ये बेनिफिट दूंगा, कितना, तो मैं तुझे तेरी लास्ट ड्रॉन सैलरी का 25% इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज जितना पेमेंट करूंगा जब तू रिटायर होगा तब। क्लियर, जब रिटायर होगा उसके 1 महीने के बाद तेरे बैंक अकाउंट में इतने रुपए आ जाएगा। लास्ट ड्रॉन सैलरी के 25% इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज जितना। अब कैन आई से 3 फैक्टर है। फर्स्ट फैक्टर इज अ लास्ट ड्रॉन, सेकेंड फैक्टर इज अ 25% एंड तीसरा फैक्टर इज अ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज। ये 3 में से मुझे क्या पता है वो समझो। 3 में से जस्ट 25% पता है। यू डोंट नो लास्ट ड्रॉ सैलरी, यू डोंट नो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज। फॉर दैट इंडेस 19 बोल रहा है आपके पास 2 चॉइस है। कौन सी 2 चॉइस? एक, आप एक्चुरी को मिलो एंड एक्चुरी को रिपोर्ट ले लो। एक्चुरी आपको कैलकुलेट करके देगा कि आपको इतने साल के बाद इतना पेमेंट करना पड़ेगा। नॉर्मली ना प्रैक्टिकल लाइफ कॉर्पोरेट कंपनीज एक्चुरी का रिपोर्ट ही ले लेते हैं। एक्चुरी का रिपोर्ट नहीं लेना है तो सिंपल अपने आप एक एक्चुरी मेथड यूज करो। दैट मेथड इज नोन एज प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड, जिसको हम क्लास में आज से बोलेंगे PUCM, प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड। अच्छा, एक्चुरी के रिपोर्ट में जब एक्चुरी वैल्यूएशन करेगा ना तभी भी वो प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड ही यूज करने वाला है। मतलब प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आइदर अपने आप यूज करो, एंड अगर अपने आप यूज नहीं करना है तो एक काम करो, एक्चुरी का रिपोर्ट ले लो। आपको जो करना है वो चलेगा, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अब सर ये प्रोजेक्टेड, अच्छा एक्चुरी का रिपोर्ट ले लोगे तो सिंपल आपके लिए जिंदगी इजी है, पर कहना चाहिए प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड में करना क्या है तो वो समझो। वो एक मेथड है जो आपको कैलकुलेशन करके देगा, पर कहना चाहिए उसके लिए आपको बहुत सारे एक्चुरी के अजम्पशंस यूज करना पड़ेगा। जस्ट वर्ड टेक्निकल लैंग्वेज है, बाकी हमारी लैंग्वेज में वो अजम्पशन है। लाइक समझो, एम्प्लॉय का मुझे एज कंसीडर करना पड़े, एम्प्लॉय का मुझे जेंडर कंसीडर करना पड़े, थर्ड एम्प्लॉय का मुझे मेडिकल हिस्ट्री चेक करना पड़े। जस्ट अ मिनट, क्योंकि वो यहां पे मेरे पास कितने साल तक काम करने वाले वो सब कुछ मैं यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं। तो एक एम्प्लॉय का मुझे मेडिकल हिस्ट्री चेक करना पड़े, फोर्थ मार्केट में मुझे कंपटीशन चेक करना पड़े, फिफ्थ मुझे उसका मैरिटल स्टेटस चेक करना पड़े। सर ये सब कुछ क्यों, समझाओ। अगर कोई मेरे वहां पे कोई फीमेल काम कर रहे हैं जिसकी एज आज अराउंड 23 to 24 है, एंड मैं बोलूं वो मेरे वहां पे मेरी कंपनी में 40 इयर्स तक काम करेंगे, पर कहने से अभी भी उसका मैरिटल स्टेटस सिंगल है, उसका अभी भी मैरिज बाकी है, इट में भी पॉसिबल कि आफ्टर मैरिज उसका लोकेशन चेंज हो जाए तो वो कहने से आपकी कंपनी छोड़ के चले जाएंगे। नेक्स्ट चीज दैट इज मार्केट में कंपटीशन। आप आपके एम्प्लॉय को बोल रहे हो कि एवरी ईयर में आपको आपकी सैलरी में 10% का ग्रोथ रेट दूंगा। मार्केट में एक बहुत बड़ा कंपटीटर है जो स्ट्रॉन्ग है, वो बोल रहे हैं ना ना 10% क्या, हम हमारे वहां पे एम्प्लॉयज को 25% का हाइक देने वाले हैं। इन दैट सिचुएशन आपका एम्प्लॉय आपके पास काम नहीं करेगा, गारंटी बोल रहा हूं वो 25% वाले हाइक में शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सिचुएशन, उसका हेल्थ सिचुएशन चेक करना पड़े। लाइक आज कोई मेरे एम्प्लॉय की एज 40 इयर्स है, मैं बोल रहा हूं अभी भी वो मेरे वहां पे 15 साल काम करेगा, पर उसका मैंने कुछ हेल्थ कंडीशन चेक किया तो हेल्थ कंडीशन ऐसा कुछ है, उसको कुछ कैंसर है, कैंसर के लास्ट स्टेज पर है, एंड मैं अभी भी बोल रहा हूं कि वो 15 साल तक काम करेगा, तो ना चले। मतलब कहने से सब कुछ एस्टिमेट करके आपको देखना पड़े उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी क्या होगी एंड वो आपका कितने साल तक यहां पे काम खत्म करेगा। ये जो भी मैं कथा बोला वो सब कुछ प्रैक्टिकल लाइफ के लिए था, फॉर एकेडमिक पर्पस। जिंदगी इजी है, क्वेश्चन में दे देंगे कि योर लास्ट ड्रॉन सैलरी, अभी भी बोल रहा हूं ये कभी भी एक्चुअल नहीं होगा, दिस इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड ही होगा। मान लो क्वेश्चन छोटा बनाने के लिए बोल रहा हूं 1000 रुपए होगा, एंड मान लो उसके कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज, ये भी आप एक्सपेक्ट ही कर रहे हो
कि वो यहां पे मेरे साथ 4 साल काम करने वाला है। मुझे क्वेश्चन छोटा बनाना है इसलिए मैं 4 साल ले रहा हूं। तो क्लियर, तो मेरा बेनिफिट क्या हुआ, मैं मेरे एम्प्लॉय को बोल रहा हूं तेरी लास्ट ड्रॉन सैलरी 1000 है, 1000 का 25% 250 रुपए, वो 250 रुपए पर 4 साल के हिसाब से एट द एंड ऑफ द 4th ईयर मुझे 1000 रुपीज का क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। अपने आप को पूछो ये 1000 रुपए का खर्चा आज का है, ये 1000 रुपए का खर्चा 4 साल के बाद का है, कि 1000 का एक्सपेंस टोटल 4 साल का है। अगर टोटल 4 साल का है तब यूनिट निकालोगे कि 1000 रुपए अगर एवरी ईयर अगर आप रिकॉर्ड करें 4 साल तो सिंपल पर एनम आपका कहना इसे 250 रुपीज का आपका होगा। क्लियर, ये 250 रुपीज का एवरी ईयर आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे, पर कहना इसे दिस 1000 रुपए का जो पेमेंट करना है ये तो आपके लिए फ्यूचर वैल्यू है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू पर लाना पड़ेगा। ये 250 को डिस्काउंट करोगे। क्लियर, डिस्काउंटिंग आपको जो रेट से करना है कर सकते हो, अब रिस्क फ्री रेट भी ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, एंड उस रेट से आपको डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा। फॉर एकेडमिक पर्पस मेरा टेंशन नहीं है, क्वेश्चन में आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर दे देंगे, वो डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा। सुन लो, डिस्काउंटिंग करके जो भी मेरा आंसर आएगा वो मेरे लिए करंट सर्विस कॉस्ट होगा, एंड मान लो हमारा डिस्काउंटिंग रेट 10% है, तो मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊं, ये ईयर है, ये एक्सपेंस है, डिस्काउंटिंग फैक्टर में निकालूंगा एट द रेट ऑफ 10%, एंड कहना से यहां पे मुझे प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। दिस प्रेजेंट वैल्यू इज नोन एज करंट सर्विस कॉस्ट। वो आपका क्या हो जाएगा, करंट सर्विस कॉस्ट हो जाएगा। ईयर 1 2 3 4 एवरी ईयर कहना से मुझे 250 का डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा। क्लियर, अब समझ लेना, अब जो मैं कुछ बोल रहा हूं वो कुछ ऑकवर्ड बोल रहा हूं पर सही बोल रहा हूं। ये नॉर्मल डिस्काउंटिंग नहीं है, यहां पे हम जो डिस्काउंटिंग करेंगे ना वो रिवर्स डिस्काउंटिंग करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये मेरा एम्प्लॉई है, ये मेरा पीएनएल है, तो 4th ईयर में तो क्या होगा, मेरे पीएनएल में से रुपए निकालूंगा ना, एम्प्लॉई को मैं पेमेंट कर दूंगा, तो सिंपल उस दिन की वैल्यू सेम ही होगा ना। तो यस, यहां पे 4 ईयर में डिस्काउंटिंग फैक्टर में 1 लूंगा। 3rd ईयर में क्या होने वाला है, मैं 3rd ईयर में मेरे पीएनएल के पास से रुपए कलेक्ट करूंगा, मेरे एम्प्लॉई को एट द एंड ऑफ द 4th ईयर करूंगा। रिपीट कर रहा हूं, पीएनएल के पास से मैं रुपए ले रहा हूं 3rd ईयर के एंड में, एंड में मेरे एम्प्लॉई को पेमेंट कर रहा हूं 4th ईयर के एंड में। मतलब कहने से मैं मेरे एम्प्लॉई को 1 साल के बाद पेमेंट कर रहा हूं, एंड मैं मेरे एम्प्लॉई को अगर 1 साल के बाद पेमेंट कर रहा हूं तो वहां पे जो डिस्काउंटिंग फैक्टर लगेगा वो 1st ईयर का 10% के हिसाब से 1st ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालोगे तो वो 0.909 होगा। अच्छा, 2nd ईयर में मैं बोलूं तो 2nd ईयर के पीएनएल में से आप निकालोगे, 4th ईयर के एंड में दोगे, मतलब कहने से आपने 2 साल के बाद पेमेंट किया, अगर 2 साल के बाद पेमेंट किया तो वहां पे जो डिस्काउंटिंग फैक्टर लगेगा वो 10% के हिसाब से 2nd ईयर का लगेगा। लास्ट टाइम मैं बोल रहा हूं 1st ईयर के एंड में निकालोगे, 4th ईयर के एंड में पेमेंट करोगे, मतलब कहने से आपने 3 साल के बाद पेमेंट किया, एंड 3 साल के बाद पेमेंट किया तो वहां पे जो डिस्काउंटिंग फैक्टर लगेगा वो 3rd ईयर का लगेगा। क्लियर, 1 डिवाइड बाय 1.1 0.909 0.826 एंड 0.751 अंदर सही किया। रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहां से कहां स्टार्ट किया। एक्चुअल अजम्पशन को यूज करके मैं ये डिसाइड करूंगा कि मुझे मेरे एम्प्लॉय को उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी कितना होगा, उसको वो यहां से कब रिटायर होगा, और उसका पेमेंट मुझे कब करना है। तो मैंने एस्टिमेट करके लास्ट ड्रॉन सैलरी निकाल दिया 1000 रुपए, 25% मतलब पर एनम 250, एंड 4 साल मतलब 1000 रुपए का पेमेंट करना है। पर वो मेरा 1000 रुपए का एक्सपेंस ना तो आज का है ना तो 4 साल के बाद का है, वो 1000 रुपए का एक्सपेंस मेरा 4 साल का है। अगर वो 1000 रुपए का एक्सपेंस 4 साल का है तो एवरी ईयर आपको थोड़ा थोड़ा खर्चा तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो 1000 डिवाइड बाय 4 करके मैंने अमाउंट निकाल दिया 250। पर यस, दिस 1000 रुपीज का पेमेंट इज माई फ्यूचर वैल्यू, कहना है उसको मुझे डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट वैल्यू पर लाना पड़ेगा। पर अभी भी बोल रहा हूं इट्स नॉट अ नॉर्मल डिस्काउंटिंग, इट इज योर रिवर्स डिस्काउंटिंग। रिपीट करो, 4th ईयर के पीएनएल में से निकालोगे, 4th ईयर में पेमेंट करोगे तो वैल्यू सेम होगा, इसीलिए मैंने डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 बोला। 3rd ईयर में निकालोगे, 4th ईयर में पेमेंट करोगे, उसका मतलब पेमेंट आप 1 साल के बाद करोगे, अगर 1 साल के बाद करोगे तो 10% के हिसाब से 1st ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर लगेगा। 2nd ईयर के एंड में निकालोगे, 4th ईयर में पेमेंट करोगे, उसका मतलब आपको पेमेंट 2 साल के बाद करना है, तो 10% के हिसाब से मैंने 2nd ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर लिया। 1st ईयर के एंड में निकालोगे, 4th ईयर के एंड में पेमेंट
पेमेंट करोगे, मतलब आप जो पेमेंट करोगे वो 3 साल के बाद करोगे, मतलब मैंने 10% के हिसाब से थर्ड ईयर का डिस्काउंट फैक्टर लिया। अगर उसको मैं डिस्काउंटिंग करूं और जो आंसर आएगा वो मेरे लिए प्रेजेंट करंट सर्विस कॉस्ट होगा 250 इंटू 0.751, तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा 187.75, 250 इंटू 0.826, तो आपका आंसर होगा 206.5, 250 इंटू 0.909, आपका आंसर होगा 227.25 एंड 250 इंटू 1 तो 250। अब बहुत महान लोग उसका टोटल कर रहे हैं, टोटल करने की जरूरत नहीं, ऑब्वियसली आंसर आपका 1000 से कम आने वाला है। मुझे इतना बोलो, पेमेंट तो 1000 ही करना है ना, पेमेंट तो कम नहीं कर सकते, पर ऑब्वियसली मैं एवरी ईयर जो खर्चा रिकॉर्ड करूंगा वो 250 250 250 250 करता तो 1000 होता, पर मैंने तो 250 नहीं किया, मैंने तो डिस्काउंट करके किया। याद आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, याद आता है इंडिया 16 जो बैच में कंप्लीट है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, आप वो डिसमेंटलिंग कॉस्ट का प्रोविजन आज से कर देते थे ना, एवरी ईयर वहां पे इंटरेस्ट एड करते थे, तो सेम यहां पे भी यही होगा ना, खर्चा रिकॉर्ड कर दिया पर मैंने उसका पेमेंट डिले कर रहा हूं, अगर पेमेंट डिले कर रहा हूं तो एवरी ईयर मुझे इंटरेस्ट का एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और इसीलिए मैं टेबल बना रहा हूं, एक यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं इंटरेस्ट एक्सपेंस, एंड दूसरा मैं यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं कि मेरा डिफाइंड बेनिफिट प्लान का बैलेंस शीट में बैलेंस कितना होगा। क्लियर, ध्यान से समझना। ये रहा पर्टिकुलर्स, ये रहा ईयर 1, ये रहा ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4। मैं एक अच्छा सम आपको करोगे, जस्ट आपको समझा रहा हूं। क्लियर, यहां पे मैं लिख रहा हूं ओपनिंग बैलेंस ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन प्लस करंट सर्विस कॉस्ट जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा था, प्लस मेरा इंटरेस्ट का एक्सपेंस होगा 10% के हिसाब से, तो फाइनली हमको यहां पे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन मिल जाएगा। क्लियर, चलो ईयर 1 से आराम से सरकर आपको पता चल जाएगा। ईयर 1 में कहने से मैंने 187.75 रुपीज पीएनएल में से निकाला। कब निकालोगे, ईयर 1 के फर्स्ट डे पे कि ईयर 1 के लास्ट डे पे? तो ईयर 1 के लास्ट डे पे, तो ऑब्वियसली आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन ईयर 1 में तो 0 ही होगा। क्लियर, उस साल करंट सर्विस कॉस्ट आपने निकाला, कितना निकाला? तो कहने से आपने 187.75 निकाला। अपने आपको पूछो ये लास्ट डे पे निकाला, लास्ट डे पे मैंने पेमेंट नहीं किया तो चलेगा ना, इस साल इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर लगेगा। अरे पहले दिन निकाल देते रुपए पीएनएल में से, अगर पूरे साल तक पेमेंट नहीं करते तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगता, पर कहने से ये रुपए आपने आज नहीं निकाला, वो रुपए आपने लास्ट डे पर निकाला, अगर लास्ट डे पर निकाला, अगर उसका पेमेंट नहीं किया तो चलेगा। तो सिंपल बोलो यहां पे मेरा उस टाइम क्लोजिंग बैलेंस भी 187.75 हो जाएगा। ईयर 2 में कहने से मेरा ओपनिंग हो जाएगा 187.75, मैं जो मेरा पीएनएल में से लूंगा वो सेकेंड ईयर में मैं कितना ले रहा हूं, ऊपर मैंने कैलकुलेट किया 206.5। अब गेम है, आपका जो इंटरेस्ट लगेगा, 3 ऑप्शन दे रहा हूं, 187 पर लगेगा, 206 पर लगेगा कि टोटल पर? तो ऑब्वियसली 187 पर। सर क्यों? रीजन 206 वाली जो अमाउंट है ना, वो तो मैंने लास्ट डे पर मैंने पीएनएल में से लिया है, अगर लास्ट डे को अगर पीएनएल में से उतनी अमाउंट निकालो, अगर उसका पेमेंट नहीं करोगे तो सिंपल आपको कुछ इंटरेस्ट इस साल नहीं लगेगा, नेक्स्ट ईयर लगेगा। तो सिंपल आपका जो इंटरेस्ट लगने वाला है वो ओपनिंग बैलेंस पर ही लगने वाला है। 187.75 का फ्रेंड्स अगर 10% करो तो आपको पता चल जाएगा आपका 18.78 का इंटरेस्ट होगा। एंड मैं सिंपल उसके लिए यहां पे क्लोजिंग बैलेंस निकालू, तो फ्रेंड्स आपका क्लोजिंग बैलेंस यहां पे हो जाएगा कितने का? 413.03। क्लियर, अब ईयर 3 ध्यान से, जिसको पता नहीं चला, ईयर 3 का ओपनिंग होगा 413.03 बिकॉज अभी तक हमने इसका पेमेंट नहीं किया। ईयर 3 के मैंने पीएनएल में से निकाला, कितने रुपए निकाले थे? 227.25। अपने पूछो ये 227.25 की आपने जो भी अमाउंट निकाला वो कब निकाला?
तो कहने से लास्ट डे पर निकाला, एंड अगर लास्ट डे पर निकाला है तो उसका पेमेंट अगर करंट ईयर में नहीं किया है तो उसका इंटरेस्ट आज नहीं लगेगा, उसका इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर लगेगा। मतलब आपका जो इंटरेस्ट लगेगा ये 413.03 का जो पहले दिन से था उसका पेमेंट अगर आपने डिले किया उसका ही इंटरेस्ट लगेगा, एंड वो इंटरेस्ट कितना होगा तो 41.3 का इंटरेस्ट होगा। कैलसी लो 413.03 प्लस 227.25 प्लस 41.3 अगर करोगे तो फ्रेंड्स हमारे प्लस ये बैलेंस हो गया 681.58 का। क्लियर? ईयर 4 में ओपनिंग बैलेंस 681.58 होगा, हम पीएनएल में से निकालेंगे 250, मुझे कहने से क्लोजिंग 1000 चाहिए तो इस साल में इंटरेस्ट को क्या कर दूंगा, बैलेंसिंग फिगर एडजस्ट कर दूंगा, एंड आपका राउंडिंग ऑफ करो तो वो सेम ही आएगा। कितना आएगा यहाँ पे इंटरेस्ट 68.42 बैलेंसिंग फिगर आया। अगर कहने से मैं ओपनिंग का 10% करता 681.58 का 10%, तो वहां पे भी 68.16 आने वाला था, पर यहाँ पे आया कितना 68.42। तो जो एरर जो आ रहा है वो जस्ट ड्यू टू राउंडिंग ऑफ आ रहा है, बाकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर? मैंने एवरी ईयर ये खर्चा रिकॉर्ड कर दूंगा। अब आपको कहने से एज ए चार्टर्ड आपको तो जर्नल एंट्री से मतलब है। ईयर 1 में करंट सर्विस कॉस्ट अकाउंट में डेबिट कर दूंगा। कितने रुपए मैंने चेक किया ईयर 1 में 187.75 निकाले थे करंट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, एक प्रोविजन बना होगा 187.75। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको प्रेजेंटेशन के साथ भी मतलब होना चाहिए। ये 187.75 जो करंट सर्विस कॉस्ट है ना, वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आपका कहां पे चला जाएगा, वो आपका चला जाएगा एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस में चला जाएगा। कहां पे चला जाएगा? एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस में। इन्हें डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन है ना, वो आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड चला जाएगा, एंड उसमें भी कौन सा हेडिंग, तो यस वो हेडिंग होगा आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन में चला जाएगा। सर आप क्या बोल रहे हो? प्रोविजन? यस, मुझे मेरे एम्प्लॉय को ये रुपए देना है, वो बात कंफर्म है, पर कितने रुपए देना है वो आई डोंट नो। सर पता तो है 1000 रुपए। फ्रेंड्स दैट 1000 रुपीज इज नॉट एक्चुअल अमाउंट, इट इज अ एस्टिमेटेड अमाउंट। हमने एस्टिमेट करके रखा है। कहने से दुनिया में जो चीज देना है पर उसका अमाउंट अगर आप एस्टिमेट करते हो तो हम उसको कभी भी लायबिलिटी नहीं बोलते, हम उसको ऑलवेज क्या बनेंगे, प्रोविजन। और इसका सेटलमेंट आज नहीं होने वाला है, उसका सेटलमेंट तो 4 साल के बाद होने वाला है। इट इज ऑब्वियसली माई लॉन्ग टर्म प्रोविजन। क्लियर? ये जो भी मैंने एंट्री बोला ईयर 1 की बोला। अच्छा, ईयर 2 में मैं समझो आपकी एंट्री क्या होगी, करंट सर्विस कॉस्ट अकाउंट आपका डेबिट होगा। चेक करो आपका ईयर 2 में करंट सर्विस कॉस्ट कितना था, तो आपका ईयर 2 में करंट सर्विस कॉस्ट था 206.5 का, यहां पे लिख रहा हूं करंट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट 206.5। अच्छा, कहने से आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस भी रिकॉर्ड किया था, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी डेबिट होगा कितने का 18.78 का टू डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन कितना, कैलसी लो 206.5 प्लस 18.78 का। फ्रेंड्स आपका आंसर वहां पे हो जाएगा 225.28। अच्छा, ये दोनों चीज, सर इंटरेस्ट भी मैं दोनों चीज बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, दोनों चीज अगेन बोल रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में जाएगा। रीजन, सर एक तो इंटरेस्ट है तो उसको एक्चुअली कहने से फाइनेंस एक्सपेंस में नहीं जाना चाहिए, आंसर इज नो। सब्सटेंस चेक करो, ये इंटरेस्ट किसके लिए है, तो यस उसका अब जो पेमेंट डिले कर रहे हो ना उसका इंटरेस्ट है। क्लियर? अच्छा, अभी भी बाद में आएगा डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, अगेन मैं बोल रहा हूं बैलेंस शीट में चला जाएगा, एंड कौन सी हेडिंग में, तो के लॉन्ग टर्म प्रोविजन में। क्लियर? अच्छा, ईयर 3 अगेन सेम एंट्री होगा, कौन सी एंट्री, एक होगा करंट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट, एक होगा इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एंड आप क्रेडिट जो कर दोगे वो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन में हो जाएगा। चेक करो आपका ईयर 3 में करंट सर्विस कॉस्ट एंड इंटरेस्ट कितना है, तो यस आपका 227.25 एंड 41.3 था, यहां पे लिख रहा हूं 227.25 एंड 41.3 था, एंड वो दोनों अमाउंट से आपका लायबिलिटी बढ़ेगा, तो सिंपल आपका बैलेंस यहां पे हो जाएगा 268.55। एंड अगर मुझे कोई पूछे लास्ट ईयर 4 में क्या एंट्री होगा, तो उसमें भी एक एंट्री तो होगा करंट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। करंट सर्विस कॉस्ट आपका था कितने रुपीस का, 250 का। चेक कर दो आपने इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट करके रखा था, 68.42 का। क्लियर? तो सिंपल 250
प्लस 68.42 करो तो फ्रेंड्स आपका आंसर यहां पे आ जाएगा 318.42। इतनी जर्नल एंट्रीज करने के बाद आपके पास डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का बैलेंस 1000 रुपए हो गया होगा एंड अब उसका पेमेंट कर दो। डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन अकाउंट डेबिट 1000 रुपए टू बैंक अकाउंट कितने 1000 रुपए। क्लियर? मैंने क्या क्या किया फिर से याद करो। अगेन बोल रहा हूं, आपके पास दो चॉइस है। एक्चुअली का रिपोर्ट लेकर स्टोरी खत्म करो। एक्चुअली का रिपोर्ट नहीं लेना है तो आप प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड भी यूज कर सकते हो। एक्चुअल अजम्पशन यूज करके एस्टिमेट करो कि आपको कितने रुपए देना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करो तो आपको यूनिट मिल जाएगा। इट इज नॉट योर नॉर्मल डिस्काउंटिंग, इट्स योर रिवर्स डिस्काउंटिंग एंड आपको एवरी ईयर कहने से वहां पे क्या निकालना पड़ेगा, करंट सर्विस कॉस्ट निकालना पड़ेगा। पेमेंट डिले कर रहे हो इसीलिए एवरी ईयर आपका वहां पे क्या आने वाला है, इंटरेस्ट आने वाला है। अब दिमाग चले तो 1000 रुपए 4 साल के बाद देना है। ये रुपए आपने कहीं पे कंट्रीब्यूट नहीं करके रखा है, आपके पास ही पड़े हैं। ये हर एक साल जो मैंने एंट्री किया ना वो मेरे नॉन कैश एक्सपेंस था, हाँ के ना। 4 साल के बाद एम्प्लॉई आपके पास आएगा, कोई थर्ड पार्टी के पास जाने वाला नहीं है। कंट्रीब्यूशन प्लान नहीं है, बेनिफिट प्लान है। 4 साल के बाद अगर आप ये अमाउंट नहीं दे पाए, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एम्प्लॉई आपके अगेंस्ट में कुछ भी लीगल प्रोसीडिंग भी कर सकता है। मैं आपको इंटरमीडिएट याद करो, अगर आपकी कंपनी की हालत बहुत खराब हो गई है, अगर कंपनी को लिक्विडेट करने का सोच रहे हो, अगर आपको ये डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का पेमेंट बाकी है, उसका मतलब आपको एम्प्लॉय बेनिफिट का कुछ पेमेंट करना बाकी है। एंड मुझे याद है वहां तक आपको वहां पे ऐसा सिखाते थे, वो आपके लिए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माने जाएंगे एंड फर्स्ट या सेकंड प्रायोरिटी आपको इन लोगों को पेमेंट को देना पड़ेगा। दूसरा चीज, अभी तो ये टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है, इसमें बहुत कुछ आने वाला है। कहने से एवरी ईयर आप नॉन कैश एक्सपेंस आपकी बुक में रिकॉर्ड कर देते हो। आपको एक रिस्क है कि 4 साल के बाद आपकी जेब में 1000 रुपए होने चाहिए। अगर आपने खर्चा तो रिकॉर्ड कर दिया, पर कहने से अगर कैश का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर पाए तो कहने से 4 साल के बाद आपकी जेब में 1000 रुपए नहीं भी हो तो कहने से आप उस दिन फंसोगे। तो इट इज एन एडवाइजेबल कि आप एवरी ईयर जो रुपए निकालते हो पीएनएल में से, रुपए कहने से आपको कहीं पे भी इन्वेस्ट कर देना चाहिए। अच्छा, मैंने वर्ड बोला इट इज एन एडवाइजेबल कि इन्वेस्ट कर देना चाहिए, तो वहां से आपको पता चल जाना चाहिए इट इज नॉट अ मैंडेटरी कि इन्वेस्टमेंट करना है। वो सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा। अच्छा, इन्वेस्ट कर रहे हो तो हम हमारी लेमन लैंग्वेज में उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, बट अगर आप उसका लॉजिक देखो तो टेक्निकल लैंग्वेज में हम उसको कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते थे, हम उसको ऑलवेज क्या बोलते थे, प्लान एसेट। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में ये भी आएगा कि जब ये प्लान एसेट में आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर दिया तो कहने से वो इन्वेस्टमेंट में से आपको कुछ इनकम भी मिल सकता है। एंड वो इनकम, अगर मान लो मैंने कोई एफडी में इंटरेस्ट कुछ इनकम की इन्वेस्टमेंट किया है तो एफडी में से मुझे इंटरेस्ट इनकम मिलेगा। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये भी सिखाऊंगा। ये एवरी ईयर जो इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करते थे ना, हम ये इंटरेस्ट एक्सपेंस को, वो जो अमाउंट ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उसमें से जो इंटरेस्ट इनकम मिले उसको इनकम नहीं मानेंगे। ये दोनों को सामने सेट ऑफ करेंगे। अब कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान एंड द डिफाइंड बेनिफिट प्लान। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में आपको जस्ट एवरी ईयर के कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपको कंट्रीब्यूशन कर देना था, उसके बाद आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता था। पर डिफाइंड बेनिफिट प्लान में आप ये रुपए कहीं पे भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो। 4 साल के बाद ये मेरे वाले क्वेश्चन में एम्प्लॉय आपके पास आएगा और अगर आप उसका पेमेंट नहीं कर पाए, यू आर द ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड एम्प्लॉय आपके सामने कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स कर सकता है। जस्ट ये मैंने मेथड समझाया, हमने अभी तक उसके एक भी सम नहीं किए। पहले काम करें, ये मेथड के रिलेटेड जितनी भी थियरी है वो एक बार हम लिख दे। क्लियर? चलो फ्रेंड्स, टाइटल लगाओ। सेकंड करके लिखना, फर्स्ट करके डिफरेंट कंट्रीब्यूशन प्लान लिखा था, सेकंड करके लिखना डिफाइंड बेनिफिट प्लान। अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया है, उसका एक भी एग्जांपल मैंने आपको नहीं करवाया। क्लियर? वहां पे लिखना अंडर दिस टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स
under this types of benefits, employer is not required to make contribution. Employer is not required to make contribution. Next, these are defined to employees and should be accounted in each year of service. थर्ड लिखना, this benefits should be accounted with the help of actuary report or projected unit क्रेडिट मेथड. ये मेथड किसकी मेथड है? तो कि एक्चुअली मेथड है, तो ब्रैकेट में लिख दो दिस इज वन ऑफ द एक्चुअली मेथड. डन. नेक्स्ट लिखना, दिस बेनिफिट्स should be accounted using present वैल्यू फैक्टर. क्लियर? उसका आपको डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा. नेक्स्ट लिखना, रिपोर्ट ऑफ एक्चुअरी. अगर आपको ये मेथड यूज नहीं करना है तो एक्चुअली का रिपोर्ट ले लो. कैन बी कंसिडर्ड, रिपोर्ट ऑफ एक्चुअरी कैन बी कंसिडर्ड फॉर recording of an expense. डन. आप जो एक्सपेंस रिकॉर्ड करने के लिए वो कहने से बहुत सारे अजम्पशन यूज करेगा, तो नेक्स्ट टाइटल लगाओ, दैट इज नथिंग बट एक्चुरियल अजम्पशन. उसमें वही टॉपिक चल रहा है. एक्चुरियल assumptions. क्लियर? ऐसा थियरी में पूछ सकते कि एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन विच एक्चुअल assumptions आर यूजफुल. तो वहां पे लिखना डेमोग्राफिक assumptions, deal with matters such as mortality rate, rate of employee turnover, disability, early retirement, death, हेल्थ एक्सेट्रा. ये सब कुछ आपको चेक करना पड़ेगा.
नेक्स्ट फाइनेंशियल अजम्पशंस, लाइक उसका लास्ट ड्रॉन सैलरी के लिए, लाइक डिस्काउंट रेट, फ्यूचर सैलरी, expected rate of return on plan asset, ये सब कुछ आएगा, मैं बाद में कराऊंगा प्लान असेट में, क्लियर। अब वो मेथड लिखवा दू, तो लिखो हाउ टू कैलकुलेट expenses for डिफाइंड बेनिफिट प्लान, क्लियर। वो पूरा जो मैं बोल रहा था प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड, उसका पूरा पूरा लिखवा रहा हूं, ध्यान से लिखना है। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे, तो लिखो प्रोजेक्ट डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन एट एब्सोल्यूट अमाउंट, कोई डिस्काउंटिंग बसकाउंटिंग नहीं, पहले एब्सोल्यूट अमाउंट फाइंड आउट करो, एट एब्सोल्यूट अमाउंट बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन and applying reasonable assumption, clear। नेक्स्ट लिखना कैलकुलेट allocated unit expenses for entity for this purpose number of years will be the बेस assumption, क्लियर। वो 1000 रुपए का खर्चा था, वो हमको 4 साल में रिकॉर्ड करना था, तो डिवाइड बाय 4 करके हमने क्या निकाला था, 250 का यूनिट निकाला था, क्लियर। नेक्स्ट कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूनिट एक्सपेंस, एंड जो भी प्रेजेंट वैल्यू आएगा इट इज नोन एज करंट सर्विस कॉस्ट, उसको हम क्या मानने वाले हैं, करंट सर्विस कॉस्ट, क्लियर। नेक्स्ट recognize as a liability, ब्रैकेट में लिख दो लॉन्ग टर्म प्रोविजन, एंड वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में अंदर एक आपको हेडिंग दिखाना है, दैट इज कॉल्ड डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, क्लियर। इंटरेस्ट कॉस्ट, ये एक्सपेंस जो लिखना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्लियर। फ्रेंड्स इसका संबंध आएगा तभी आपको थोड़ा डिटेल पता चलेगा, तो आज यहां तक ही रखते हैं, पर मैं एक बार आपको अभी तक का सब कुछ रिवाइज करवा दूं। फ्रेंड्स इंडेक्स 19 नाम था एम्प्लॉय बेनिफिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मतलब पार्ट टाइम, फुल टाइम, स्किल्ड, अनस्किल्ड, इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर एंड होल टाइम डायरेक्टर। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है वो हमारा एम्प्लॉय नहीं है, वो किसका होगा, मैन पावर एजेंसी का होगा। वहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए,
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस ही इंक्लूड करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस हम इंक्लूड करने वाले नहीं है। एम्प्लॉय बेनिफिट मतलब व्हाट, तो एम्प्लॉय को दो या उसके रिलेटिव को दो, आइदर इन कैश दो या काइंड दो, ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट दो, क्या आफ्टर एम्प्लॉयमेंट दो। ईसॉप हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, रीजन उसके लिए हमारे पास एक इंड AS 102 शेयर बेस्ड पेमेंट था। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, टर्मिनेशन इन द पोस्ट एम्प्लॉयमेंट। बैलेंस शीट डेट से विद इन 12 मंथ जो भी पेमेंट करो आपके लिए शॉर्ट टर्म होगा, आफ्टर 12 मंथ जो भी पेमेंट करो आपके लिए लॉन्ग टर्म होगा, एग्जिट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो भी पेमेंट करो आपके लिए टर्मिनेशन होगा, आफ्टर रिटायरमेंट जो भी पेमेंट करो आपके लिए पोस्ट एम्प्लॉयमेंट होगा। शॉर्ट टर्म का बेस्ट एग्जांपल सैलरी, लॉन्ग टर्म का रिटेंशन बोनस, टर्मिनेशन का VRS एंड द पोस्ट एम्प्लॉयमेंट का पेंशन। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट का अकाउंटिंग के स्टार्ट किया था। शॉर्ट टर्म मतलब व्हाट, जिसका पेमेंट विद इन 12 मंथ्स होने वाला है। 3 पार्ट किया था, सैलरी, वेजेस एंड बोनस वाला एक कॉम्बो, शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड एब्सेंसेस एंड द प्रॉफिट शेयरिंग बोनस प्लान। सैलरीज एंड वेजेस एंड बोनस का पेमेंट कर दिया तो टू बैंक अकाउंट, पेमेंट करना बाकी है तो पेएबल, पेमेंट ज्यादा भी कर दिया तो प्रीपेड। उसका पेमेंट आपका 12 मंथ्स में करना ही है, मतलब डिस्काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, पूरा एक्सपेंस डेबिट कर दोगे P&L में। कोई स्पेसिफिक इंड AS कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रहे तो वो फॉलो करना पड़ेगा। लाइक इंड AS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लिखा था कि अगर कोई भी सेल्फ जनरेटेड असेट के लिए अगर कोई भी लेबर को यूज कर रहे हो तो उसका एक्सपेंस P&L में डेबिट नहीं होगा, असेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड एब्सेंसेस मतलब वो लीव एनकैशमेंट हुआ। अगर आपका लीव नॉन अक्यूमुलेटेड है तो टेंशन नहीं है, पर लीव अक्यूमुलेटिंग है तो आपके 2 पार्ट थे, वेस्टेड एंड नॉन वेस्टेड। वेस्टेड मतलब व्हाट, तो कि लीव के सामने कैश मिले। नॉन वेस्टेड मतलब व्हाट, तो कि लीव के सामने लीव मिले। इफ इट इज अ वेस्टेड तो 100% खर्चा रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बट इफ इट इज अ नॉन वेस्टेड तो आपको पास्ट एक्सपीरियंस चेक करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म, उसके बाद हमने स्टार्ट किया था टर्मिनेशन प्रॉफिट शेयरिंग प्लान। आपको जितना भी प्रॉफिट शेयर करना उसका ऑब्लिगेशन आज से रिकॉर्ड कर देना पड़ेगा। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था टर्मिनेशन बेनिफिट्स। एम्प्लॉय को उसको रिटायरमेंट डेट से पहले अगर उसको कुछ जॉब छोड़ने के लिए बोल रहे हो या एम्प्लॉय कुछ अर्ली रिटायर हो रहा है, लाइक हमने बैंकिंग सेक्टर में VRS की बात किया था, खर्चा इमीडिएटली रिकॉर्ड करना पड़ेगा। पर अगर कोई एक्सपेंस आपको 12 महीने के बाद देने वाले हो तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू पे लाके रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उसमें ज्यादा कुछ दम नहीं था। लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट एंड पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दोनों स्टार्ट में किया था, जिसका पेमेंट आपको 12 महीने के बाद करना है। एज पर इंड AS 19 उसके लिए 2 टाइप थे, एक था DCP, एक था DBP। DCP मतलब डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान एंड DBP मतलब डिफाइंड बेनिफिट प्लान। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान मतलब आपको हर एक साल कंट्रीब्यूशन करते रहना है। एम्प्लॉयर का वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड एक्चुअल रिस्क रहने वाला नहीं है। एम्प्लॉय का जब भी क्लेम आएगा वो थर्ड पार्टी के पास चला जाएगा, उसका एग्जैक्ट अकाउंटिंग शॉर्ट टर्म की तरह होगा। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान 3 तरह के हो सकते हैं, स्टेट प्लान, मल्टी एम्प्लॉयर प्लान, इंश्योर्ड बेनिफिट प्लान। स्टेट प्लान कौन चलाएगा, गवर्नमेंट। मंथली एम्प्लॉयर, एक से ज्यादा एम्प्लॉयर मिलकर, पर वो अंडर कॉमन कंट्रोल नहीं होना चाहिए, वो रिलेटेड पार्टी भी नहीं होना चाहिए। अनइंश्योर्ड बेनिफिट प्लान इंश्योरेंस कंपनी रन करेगी, आपको जस्ट कंट्रीब्यूशन करते रहने का, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। डिफरेंट बेनिफिट प्लान हमने लास्ट में किया। आप आपके एम्प्लॉय को बोल रहे हो मैं आपको कुछ पेमेंट करूंगा फ्यूचर में, उसका खर्चा आपको आज से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बहुत सारे एक्चुअल अजम्पशन यूज करके आप एस्टिमेट कर दो। मेरे वहां पे 1000 रुपए का एस्टिमेट आया था, कितने साल के बाद पेमेंट करने का लग रहा है, 4 साल के बाद। एवरी ईयर आपका 250 आएगा, पर 250 इसमें फ्यूचर वैल्यू, उसको एवरी ईयर डिस्काउंटिंग करके आपको उसका करंट सर्विस कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सिंपल एवरी ईयर इंटरेस्ट ऐड करते जाओ, आपका ऑब्लिगेशन हो जाएगा। पर आपका नॉन कैश एक्सपेंस है, आपको 4 साल के बाद आपके पास कैश की अवेलेबिलिटी होगा कि नहीं होगा, वो सब कुछ प्रॉब्लम आएगा। वो प्रॉब्लम मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करवा रहा हूं। क्लियर? थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.